हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो। जो स्टूडेंट ऑनलाइन टीम में जुड़े हुए हैं, आवाज़ बराबर आ रही है? एनीबडी कैन कंफर्म? टीम में आवाज़ बराबर आ रही है क्या? सर। ठीक। लास्ट लेक्चर में अपन ने थोड़े से जनरल पॉइंट डिस्कस किए थे। उसके बाद अपन ने कॉस्टिंग के बेसिक का एक क्विक ओवरव्यू किया। ऐसा रहता स्टूडेंट का रिस्पॉन्स कि आप में से ही एक ने आके पूछा, सर ये कॉस्ट शीट का 50% हो गया क्या? अगर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। बोला था आप अपने मन से कभी कंफ्यूजन मत ड्रॉ। फिर किसी बोलेंगे अरे सर ने तो आधा घंटे में ही हमारे को कॉस्ट शीट पढ़ा दिए। बोले मैंने सिर्फ बोला था कि ऐसी कॉस्ट शीट बनती है। कॉस्ट शीट का पूरा चैप्टर है अपना अगला, और कॉस्ट शीट के ही चैप्टर बाद के भी है। जैसे अपन बोलते हैं ना अकाउंट्स में, आपने जो पूरी अकाउंटिंग की उसका आउटपुट, फाइनल अकाउंट, साल भर की अकाउंटिंग का आउटपुट क्या है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। बेसिक कॉस्टिंग के सिस्टम का आउटपुट क्या है? तो कॉस्ट शीट। मैंने वो मैनेजमेंट को हम बना के दिखाते हैं कि देखिए अपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसकी कॉस्ट कितनी आई, उसका प्रॉपर ब्रेकअप, उसका प्रॉपर एनालिसिस, वो इसमें दिया रहता है। जो भी बराबर ना? इसलिए मैंने बोला था कि ये जस्ट कॉस्ट शीट में ऐसा आपको, मैं भी कॉस्ट शीट पढ़ाया नहीं, ठीक है? कॉस्ट शीट पढ़ेंगे अपन, जो अपना आगे का चैप्टर है, 5 नंबर का चैप्टर वो कॉस्ट शीट है। 6 नंबर का चैप्टर वो कॉस्ट शीट है। 7 नंबर का चैप्टर वो भी कॉस्ट शीट है, बट उसको कई बार अकाउंट के फॉर्म में बनाते हैं। 8 नंबर का चैप्टर वो भी कॉस्ट शीट है। कितने कॉस्ट शीट के चैप्टर है ये, बराबर? अलग अलग टाइप की इक्वेशन। अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि अपने दिमाग में सब्जेक्ट का एक आइडिया रहा, तो जब अपन उस सब्जेक्ट की एक एक चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे तो समझना पॉसिबल। आपको मालूम ही नहीं कि आपकी मंजिल क्या है, और आप चले जा रहे चले जा रहे। सही तरीका तो मालूम होना चाहिए हमारी क्या है, फिर हम उसके हिसाब से चलेंगे तो हमारा एक टारगेट रहता है मेरे को वहाँ पहुँच। इसलिए सब्जेक्ट हम पढ़ना शुरू कर दे, लेकिन ये सब्जेक्ट है क्या उसका एक आइडिया ही नहीं है। जस्ट एक ओवरव्यू दिया था, उसको मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। उसके बाद फिर आपको बोलना है, पूछना है तो बताइए। देन वी विल गो टू द मटेरियल चैप्टर। अब इसका मतलब देखो यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी। मार्जिनल कॉस्टिंग का भी नाम ले लिया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का भी नाम ले लिया। अब आप आके पूछोगे कि सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं समझा। अरे तो मैंने समझाया कहाँ अभी आपको? मैंने पढ़ाया नहीं ना, अभी वहाँ पे मैं आया ही नहीं। मैंने तो सिर्फ नाम आपको जस्ट एक दे दिया कि इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलते हैं, उसको मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। आप पैनिक हो जाओगे, अरे फिक्स और वेरिएबल तो समझाया नहीं सर ने, तो समझाया नहीं। सही में नहीं समझा ना, मैंने अभी कहाँ पढ़ाया हो। जरा पर्पस समझ। अभी ये जस्ट क्या दे रहा हूँ आपको, एक आइडिया, एक ये सब ये फुल फ्लेज डिटेल में अपन। अगर मैं नाम दिखाना शुरू करूं तो मैं पूरे 15 चैप्टर के नाम अभी आपको यहीं पे दिखा दूं।
15 चैप्टर खत्म कर दिए। कैपेबिलिटी मेरे में होती तो फिर तो बात ही नहीं। तो इंडिया में एक एक दिन में जाके कॉस्टिंग पढ़ा देता। जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ आपको एक थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए कि आपको इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें देखने मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें पढ़ने मिलेंगी, एक थोड़ी सी आइडिया बचे। तो सबसे पहले कॉस्टिंग ये आपका सब्जेक्ट है, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेसिकली इसमें आप कॉस्टिंग ज़्यादा पढ़ते हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे मैंने बोला, वो अपने आप में कोई सेपरेट अकाउंट बुक का सिस्टम नहीं रहता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में मदद के लिए, मैनेजमेंट को बिजनेस अच्छे से चलाने के लिए मदद के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के फॉर्म देने का जो बोलते हैं मैनेजमेंट। वो इंफॉर्मेशन कहाँ से निकालेंगे? वो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंट, वो इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन आपके कुछ मेमोरेंडम रिकॉर्ड, उसमें से भी हर जगह से इंफॉर्मेशन को प्रॉपर रिपोर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके मैनेजमेंट को देने का, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। बराबर। बेसिकली अभी आपको पढ़ना है कॉस्ट। ये टर्म बताया था कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, एक कॉस्ट अकाउंटेंसी भी बोल देते हैं, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन वो मैंने कल बात की। आज सबसे पहले अपन वर्ड कॉस्ट। कॉस्ट यानी किसी भी चीज के लिए जो कुछ आपने खर्च, वट एवर यू हैव स्पेंड फॉर समथिंग इज द कॉस्ट ऑफ दैट समथिंग। उस चीज की कॉस्ट। वो चीज कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो चीज कोई सर्विसेज भी हो सकता है। बराबर। तो उसी को हमने यहाँ पे रेफर किया था कि अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? तो भाई काय की कॉस्ट निकालना है, पहले वो तो आइडेंटिफाई करो ना। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, भाई जो चीज मैं बना रहा हूँ, मान लीजिए मैं फर्नीचर बना रहा हूँ, मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है कि मेरे को डेस्क कॉस्ट, बेंच कॉस्ट। बराबर। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, अब उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट को मेजर टर्म्स में करते हो, उसमें से बनती है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट, कोई चीज को अपन नंबर्स में बात करें, कोई चीज को अपन केजीज में बात करेंगे, किसी को अपन लीटर्स में बात करेंगे, किसी को अपन लीटर्स में बात करेंगे। बराबर। तो या अलग अलग आइटम को अलग अलग तरीके से अपन डील करते हैं। इस पे भी मैंने कमेंट किया था कि आपका जो लेवल ऑफ बिजनेस होगा, उसमें आप जिस तरीके से डील करते होंगे, वो कॉस्ट आप यूनिट लोगे। बराबर। जैसे आप होलसेलर हो, तो कोई वेट वाली चीज को वेट में आप consider करें। आप होलसेलर हो तो आप टन्स में बात करते होंगे, आप कॉस्ट टन्स कैलकुलेट को केजी, बात तो एक ही है। केजीज को टन बनाया जा सकता है, टन को केजी। लेकिन जब आप टन्स में बात करते हैं, आप देखो होलसेलर होगा वो हमेशा बड़ी यूनिट में बात करेगा, और जो रिटेलर होगा, आप सब्जी मार्केट में जाइए, वो आपको केजीस से नीचे बात नहीं करेगा। लेकिन बेचारा आपके लाइन में जो ठेले वाला आता है, तो पाव के रेट बता, क्योंकि उसको कॉमनली कस्टमर वैसे ही चलता है, पास से एक पाव आधा पाव लेता है। मार्केट में, मेन मार्केट में जाओगे तो वो केजी से नीचे देगा ही नहीं, बोलता नहीं नहीं देना। इसका मतलब कॉस्ट आपको किस टाइप, आपके बिजनेस, आपके लेवल में काम को आप, बराबर। कॉस्ट ऑब्जेक्ट डिसाइड हुआ, उसकी कॉस्ट यूनिट डिसाइड हुआ, अब उसकी कॉस्ट निकालना है। उसकी कॉस्ट निकालने की जो पूरी प्रोसेस है, उसी को अपन कॉस्ट। कॉस्टिंग क्या है? प्रोसेस, पूरा system आप पढ़ोगे सब क्या है? कॉस्टिंग। कॉस्ट ऐसे असर्ट, कॉस्ट ऐसे कॉस्ट हो गया, कॉस्टिंग हो गया। अब ये जो कॉस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो, इसको अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करके ऑफ अकाउंट बना लो, उसी को बोलते हैं अपन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट
भी अपन डबल एंट्री प्रिंसिपल से ही करते हैं, अपन डबल एंट्री प्रिंसिपल से ही करते हैं। इतना ध्यान में रख लो, ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ एक ही चैप्टर में अपन बात करने वाले हैं। नाम लिखा है इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग का एक चैप्टर है, बस उसी में अपन इसकी बात करने वाले हैं। बाकी की जगह अपन अकाउंटिंग की बात ही नहीं करने वाले, अपन कॉस्ट शीट बनाते रहेंगे। आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में से ही कॉस्ट शीट बनी है, और वो आप मैनेजमेंट को, बराबर है। अब इसमें ये सब कैलकुलेट करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, ये कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द पर्पस, क्यों आप ये सर्टेन, अपन बोल सकते हैं कि एक मेन ऑब्जेक्टिव तो रहता है, ये मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मदद। अब बिजनेस में बहुत सारे टाइप के डिसीजन होते हैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल सिर्फ सिंपल सी एक डिसीजन की बात कर रहा हूँ, जो आपके ध्यान में सबसे आसानी से आ सकती है, और अभी पढ़ाई करते समय उसी को आप अपने ध्यान में रखें। बाकी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में, अलग अलग सिचुएशन के बारे में, मार्जिनल कॉस्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तब अपन, बराबर, वो भी आपके लेवल में भी, यानी इंटरमीडिएट लेवल में पूरा मार्जिनल कॉस्ट का पूरा डिसीजन का कोर्स रियल में आप असल यूज़ देखोगे। ये फाइनल में आपको कॉस्ट रहेगा, उसमें आप जो मार्जिनल कॉस्टिंग देखोगे वो काफ़ी एडवांस लेवल का, कॉस्टिंग के फंडे थोड़ा बदलते, वो तो वही रहता, मार्जिनल कॉस्टिंग तो वही रहता, फिर एडवांस क्या हो जाता, क्वेश्चन, यानी वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेंगे कॉम्प्लिकेटेड, कोई भी जो क्लास में आने में तो लेट भी हो जाते हैं, सिंपली टेक द एंड है, वो स्कूल लेवल में वो मैनर्स सिखाए जाते हैं और अच्छे भी होते हैं। स्कूल में कैसा रहता, अपन बगैर टीचर की परमिशन के क्लास के अंदर एंट्री नहीं करते। यहाँ अभी अपन प्रोफेशनल लेवल के, तो आप बिल्कुल भी रुको मत, आप आए चुपचाप, बराबर, और प्रिफरेबली कोशिश कर सकते हैं अगर वहाँ से जाने के लिए जगह हो तो वहाँ पे कोई ना बैठे, अगर, ताकि जो भी आया वो फट से उधर से निकले। जब आप रुक जाते हो जैसे परमिशन लेने के लिए, तो मेरा फ्लो टूट, बिल्कुल भी मत रुको, मेरी परमिशन है आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक लोग हो। मेरे तरफ से आपको पूरी छूट है, आप क्लास में बेझिझक आ जाओ और बेझिझक चले भी जाओ। आपको बीच में भी लगा क्लास में से उठना है, जाना है, मेरे से पूछो मत, चुपचाप उठो चले जाओ। मैं मान के चलता हूँ कि आप इतने जिम्मेदार स्टूडेंट, कोई वजह होगी इसीलिए आप, बराबर, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी रीज़न यू शुड शेयर विथ, बराबर, इसलिए मैं कभी पूछता भी नहीं। ये लगेगा कि कोई इनडिसिप्लिन कर रहा है, वो इधर से निकला उधर जाके मोबाइल शुरू हो गया, वो नहीं चलेगा। यहाँ से उठ के मोबाइल में चैटिंग करने के लिए, बात करने के लिए मैंने आपको कोई फ्रीडम नहीं दी है, समझ रहे? कोई इम्पोर्टेंट बात, वजह हो, कभी किसी को तबीयत ठीक नहीं लग रही इसलिए उसको जाना है, वो सोच रहा सर से कब तबीयत और ख़राब हो रही है, डोंट वेट फॉर एनी जेन्युइन रीज़न। कभी लगता है आपको आपके मम्मी डैडी का कोई अर्जेंट मैसेज आ रहा, कॉल आ रहा, आपको बात करना है, बेझिझक जाइए आप, चुपचाप जाइए, थोड़ा-सा नीचे हो जाइए ताकि आवाज़, मैं मान के चलूँगा कि आप अगर क्लास में से जा रहे हो किसी भी वजह से, तो कुछ खास वजह हो, कारण, गैर ज़िम्मेदारी ना तरीके से जाओगे, पहला नुकसान तो आप अपना ही करोगे ना, पहला नुकसान तो आप ही का होगा, मैं डिस्टर्ब होऊँगा अलग बात है, दूसरे स्टूडेंट डिस्टर्ब होंगे अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा तो नुकसान आपका ही होगा, यू विल बी मिसिंग द लिंक, है ना? और आपने कल फेलिसिटेशन में देखा, अनिरुद्ध ने ऑनेस्टली बताया, शुरू में खूब मस्ती किए, सीरियसली लिए नहीं, ध्यान दिए नहीं, जो पढ़ने का एक फ्लो रहता है, वो डिस्टर्ब मत, ये मोबाइल में सोशल नेटवर्किंग में चैटिंग करना, कौन सा बड़ा कमाल कर देते अपन, है ना? टेढ़े मुँह की सेल्फी खींचने का और फिर उसको सोशल मीडिया में डालने का और फिर इंतज़ार करने का, किसने किसने लाइक भेजा,
अब सब किसने किसने भेजा, किसी खास का इंतजार रहा कि इसका लाइक नहीं आया, फिर मनी मन में और गुस्सा था, अच्छा देख आप करेगा ना तो फिर मैं भी नहीं करता। मतलब अपना दिमाग को कैसी बेफिजूल की चीज़ों में, सुपरफ्लुअस चीज़ों में लगा हुआ है। अपने को कौन-सी खुशी दे रही है, ये सुपरफ्लुअस इसमें कुछ नहीं रखा। आपका कोई क्रिएटिवनेस, कोई क्रेडिबिलिटी तो है क्या? कुछ नहीं। हाँ, आपने मान लीजिए कि कोई ड्राइंग बनाई और वो आपने अपने ग्रुप में डाला, समथिंग चलो ठीक है, आपने वो किया है। आप कहीं नेचुरल किसी दूसरे मान लीजिए पिकनिक स्पॉट पे गए हैं, कोई अलग जगह वहाँ की आपने फ़ोटो खींच के डाल दी, चलो वो भी एक बात है कि आप बताना चाहते हैं, हाँ, यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। तो देयर शुड सम टू इन्फॉर्म, रोज़ अपना चेहरा, अपना ही थोबड़ा दिखाते रहे। मैं तो ग्रुप में इतना मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि वो हमारा एक सोशल ग्रुप है, सामाजिक लोग, 3-4 लोगों को आदत है कि रोज़ रात में गुड नाइट का मैसेज आएगा और एक नहीं, एक मैं बोलता हूँ, एक नहीं, एक-एक वो जो है वो 4 लोग, 3 से 4 भेजते हैं और सब स्टैंडर्ड इधर-उधर के लिफ्ट किए हुए, आधे भगवान के फ़ोटो भेजे, सुबेरे गुड मॉर्निंग आए, 3 से 4 एक-एक, कमाल है, आप धंधे नहीं, अपने शब्दों में अगर आपने कुछ गुड मॉर्निंग में कुछ लिखा हो, कुछ नया कुछ लिखा हो, 2 शब्द ऐसे ही रहता है आजकल बर्थडे का, बर्थडे है तो उसको बुके ही बुके देने का, कहाँ से तो सब यही नेट से एक एक के ऊपर एक, एक सजा के देने का, सब नेट सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस, नेट का, ये जो टेक्नोलॉजी आप अच्छा बेनिफिट ले सकते हो, अच्छा यूटिलाइज़ेशन कर सकते हो आप, वो करो। ऐसा डाइवर्शन मत करो, करियर बनाने का मैं हमेशा बोलता हूँ, आप जिस एज में हो, ये 4-5 साल आपके लाइफ के बहुत क्रूशियल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप ज़िंदगी बना सकते हो और आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकते हो। दोनों आपके हाथ, आप लोग तो सिर्फ गाइड है, बीच में बोल देंगे, डाँट देंगे, समझा देंगे और क्या करेंगे। पेरेंट्स भी इससे ज़्यादा क्या कर लेंगे, थोड़ा-सा फ़ोर्स कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट, इससे ज़्यादा तो वो भी नहीं करते। असल आप ना मस्ती के समय मस्ती करने का, बराबर है? जब फ्री टाइम रहता है, जब आपका वीकली ऑफ रहा, एन्जॉय करो। आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में अपना टाइम दो उस दिन। आपको दोस्तों के साथ गप्पे मारना है, वो करो, कोई मना नहीं, सिर्फ सही समय पे होना। और मैं तो बोलता हूँ उसके लिए सोशल मीडिया से सबसे पहले टाइम बचाओ, वो टाइम बचाओगे तभी तो कहीं यूज़ कर पाओगे, कैसे यूज़, आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। एग्ज़ैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, तो मैं पहले मैंने पढ़ा था, कोई साउथ साइड के कहीं का था, वो रेलवे स्टेशन में कुली का काम करता, लेकिन उसकी पढ़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उसको काम करना, कुली का काम। वहीं जैसे वो एक दूसरे को देख के ये करके उसको समझ में आया कि इंटरनेट में बहुत सारी एजुकेशनल चीज़ें मिल जाती है फ्री में। तो उसने अपने मोबाइल में, जब भी वो खाली बैठा रहता था, तो मोबाइल में वो पढ़ता रहता और उसमें से उसने, आई डोंट रिमेम्बर एग्ज़ैक्टली बट शायद आईएएस की एग्ज़ाम उसने पास, कितना बढ़िया यूज़ किया। और हम, हमारी किस्मत अच्छी है, हमारे मम्मी-डैडी हमको बढ़िया-सा स्मार्टफ़ोन दिला देते, चाहिए तो उतना रिचार्ज करके दे देंगे, है कि नहीं? हम उसका यूज़ क्या करें, ये तो देखो। किसका नुकसान होने वाला भई? आपका नुकसान सबसे ज़्यादा होने वाला। मम्मी-डैडी ने अपनी लाइफ़ जी है, उन्होंने अपनी मेहनत से अपना काम बनाया हुआ है। अब आपका काम है बी सिंसियर, बी रिस्पॉन्सिबल, हमारे हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हमारी हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ये लॉ ऑफ नेचर है, नेचर का लॉ है, मेरा बोला हुआ नहीं, मैं तो सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ। अच्छी एक्शन का रिएक्शन भी अच्छा होता है,
और गलत एक्शन का रिएक्शन भी बुरा होता है, बराबर। इसलिए अपन ने जिम्मेदार बनने का, आपको जैसे मैंने बता दिया, क्लासरूम में आप सिर्फ बातें मत करो पढ़ाते समय, क्योंकि मैं यहाँ खाली बैठता, मैं कंटिन्यूअसली पढ़ाता रहा। मेरे पढ़ाने के स्टाइल में मैं कभी भी क्लास वर्क नहीं देता। मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करा है, फिर आप पहले सॉल्व करो अभी, और मैं आराम से बढ़ गया। ऐसा मेरा स्टाइल ही नहीं। मैं जितनी देर यहाँ रहूँगा मैं खुद पढ़ूँ, और आपको जो करना है फिर यहाँ पे। तो इसलिए मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आपने आपस में बिल्कुल बात नहीं, इसकी कोई ऐसी इमरजेंसी, क्या इमरजेंसी, बाजू वाले की तबीयत खराब हो रही, कोई हेल्प मांग रहा, और आप बोलेंगे शर्मा सर ने बोला बात, तो तो हर जगह रहते हैं। आपको ही समझना चाहिए कि भी उसको इमीडिएट नीड है। और ऐसी कोई भी, क्योंकि आजकल क्या हो गया, हेल्थ के प्रॉब्लम कुछ भरोसा नहीं रहता। यंग एज में भी बच्चों को बड़े प्रॉब्लम, किसी को भी हेल्थ का ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, तो अपने आसपास वालों को, अपने फ्रेंड को बता के रखना चाहिए। क्या सिम्टम्स है, क्या हुआ तो मेरे को ये तकलीफ बढ़ गई, फिर उसके बाद क्या करना, कोई मेडिसिन है क्या आपके पास, बराबर। ये एक दूसरे को, आप प्रॉब्लम है उसमें आपको कम से कम ऐसे 2-3 फ्रेंड्स को भी बता के रखना चाहिए क्लास में, कि उसमें से कोई ना कोई तो भी आपके पास हर समय, so that in any emergency help can be provided। और कई छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं, इसी में रहता है कि भाई उसको शुगर लेवल ही डाउन हो जाता है, उसको थोड़ा-सा शरबत पिला दो, भी हो जाता है, बराबर। आप इमीडिएटली जा कर के, हमारा जो स्टाफ होगा, बोलिए कि मेरे को ऐसा चक्कर आ रहा है, मेरे को थोड़ा शक्कर का पानी बना दे, बराबर। तो आप देगा, आप पी लो, थोड़ी देर में आपको रिकवरी हो जाती है। वैसे तो जिनको ऐसा प्रॉब्लम होता है, जनरली लोग चॉकलेट वगैरह रख लेते पास। मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ कि क्लास में चबाना, खाना, च्यू करना अलाउड नहीं। तो मैं बोलता हूँ गाय भैंस की तरह जुगाली करते हुए नहीं बैठ, बराबर है। लेकिन तबीयत का इशू है, इवन यू कैन शेयर विथ मी, मेरे को बता सकते हो कि सर मुझे ऐसा प्रॉब्लम कभी कभी होता है, चॉकलेट वगैरह गिव करने की जरूरत पड़ती है। मैं कोई आपका दुश्मन थोड़ा हूँ भैया, मैं आपको डिसिप्लिन में रखना चाहता हूँ, बट आपकी किसी भी हेल्थ के प्रॉब्लम में कुछ भी आप है ना, इसलिए ऐसा कुछ भी रहा वो बता दें। बट अदरवाइज, जैसे मैंने बोला ना, आप रिस्पॉन्सिबली बिहेव करो, ताकि मेरे को कभी आपको टोकना ही ना पड़े, मेरे को टोकना ही ना पड़े। और मैं कभी भी एक बार में नहीं टोकता, ये भी ध्यान रखना। मैं इग्नोर कर देता हूँ, एक बार 2 बार मैं इग्नोर करता हूँ, तो हो जाता है, रहता है। मैं एक बार 2 बार, जब मुझे लगता है कि कोई बार बार गलती कर रहा है, तभी मैं टोक, इसका मतलब मैंने टोका, यानी मैंने 2-3 बार आपको ऑब्जर्व किया हो, उसके बाद भी मेरा टोकना शुरू में कैसा रहता है। अगर मुझे लग रहा है कि भाई ये गड़बड़ कर रहा है, तो मैं इनकी तरफ देखते हुए जनरल कमेंट करूंगा, बोलूंगा नहीं कि खड़े होकर, बस उनकी तरफ नजर रहेंगी और कमेंट जनरल करूंगा, ताकि सबको भी मैसेज चला गया, और उनको भी समझ में आएगा कि सर मेरे को देख रहे थे, मेरे को जो ऑब्जर्व, पर्सनली वो बहुत रेयर केसेस में आइडेंटिफाई करता हूँ। थर्ड, हम सभी सेंसिटिव रहते हैं, का सेंसिटिव लेवल थोड़ा कम, का ज़्यादा, बराबर, रहते सभी। तो जब, अगर मैं सबके सामने आपको किसी बात के लिए खड़ा करके बोलूँ, नेचुरल है वो आप, मैं भी आपकी जगह होऊंगा, मैं हमेशा अपने आप को आपकी जगह पे रख के सोचूं, पढ़ाने के मामले में भी और ऐसे बिहेवियरल मामले में। मुझे भी लगेगा कि भी मेरे से गलती हुई, मेरे को आप बोल देते, अकेले में बोल देते, सबके सामने क्यों बोलते? ये मैं सबके सामने कभी खड़ा करके डाँटना नहीं बोलता, बोलता जनरल ऐसी, सिर्फ नज़र मिलाते हुए बोल दिया, तो समझ में आ जाता, मैसेज चला जाता। 32 ईयर्स हो गए, एक बार मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट को क्लास में किया, सिर्फ एक।
कि वो थोड़ा-सा एरोगेंट वे में बिहेव मैंने उसको गेट आउट आप बिलीव नहीं करेंगे। बच्चा अगले दिन आया, सॉरी बोला कि सर मैंने सही से बात खुद आया, खुद उसने और इतना ही नहीं, वो चार्टर्ड बन गया, उसके बाद उसकी कज़िन को सीए करना था, उसने वो कज़िन को लेके आया। मतलब उसने वो बात को पॉज़िटिवली ली, क्योंकि सर ने मेरे को जो डाँटा वो मेरी गलती, मैं एक्सेप्ट किया इसलिए उसने बिहेवियर में चेंज ला दिया। तो इतने साल में मैंने कभी यानी और किसी बच्चों को क्लास में से ऐसा किक आउट नहीं किया, किसी को खड़े करके नहीं डाँटा। क्यों? मैं खुद आपकी जगह होऊँगा तो मैं भी चाहूँगा कि मेरे से गलती हुई तो आप मेरे को बता तो दो, मैं दोबारा नहीं करूँगा। लेकिन सबके सामने मत वही करता मैं किसी को ऐसा ये करना भी नहीं। टीचर और स्टूडेंट जो रिलेशनशिप बहुत वो ट्रस्ट की होना चाहिए, कॉन्फिडेंस की होना चाहिए। ये क्या है कि अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट को ह्यूमिलिएट कर रहा है, सबके सामने इंसल्ट कर रहा है, वो टीचर और स्टूडेंट वाली बात हाउ कैन आई थिंक कि भई मैं आपको सबके सामने इंसल्ट करूँगा? कि आप मेरे पास पढ़ने आए, आप मेरे पे विश्वास करके आए हो और मैं आपके साथ ऐसा बिहेवियर करूँ, दैट इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग। एट द सेम टाइम स्टूडेंट की तरफ से भी वही स्टूडेंट को भी लगना चाहिए कि हम सर के पास पढ़ने के लिए आए। हमारा बिहेवियर ऐसा कैसे हो सकता है कि सर को इंसल्ट दोनों में होना चाहिए। बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट बन जाता है। पढ़ने का जब एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया बनेगा तो आपका इफेक्टिवनेस अच्छा अब आप अगर क्लास में बैठे हो लेकिन हर समय डरे हो कि पता नहीं यार सर कब बात के लिए खड़े कर देंगे, मेरे से कुछ है, मेरे को टारगेट कर लेंगे। बात कभी-कभी लोग ये भी करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन ज़्यादा फिर वो टीचर उस स्टूडेंट को टारगेट फिर वो क्या करता है जहाँ कोई कल चीज़ रही, फिर वो उसको खड़ा अच्छा चलो बताओ बरा वो भी गलत है, मैं कभी नहीं इसलिए आपको जब पूछना आप बेझिझक क्वेश्चन एक बार नहीं 5 बार पूछने आए हो, स्टूडेंट हो, यू हैव राइट टू आस्क आई एम ड्यूटी बाउंड टू आंसर जेन्युइन क्वेश्चन डोंट ट्राई टू टेस्ट आपका वो लेवल नहीं है कि आप मेरे को टेस्ट करो मैं 32 साल से पढ़ा रहा हूँ मैंने सीए आईसीडब्ल्यू सीएस सब किया हुआ मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में काम किया सब पूरा मैं तो सीए फाइनल के बच्चों को भी हमेशा बोलता यू आस्क मी क्वेरी इन द क्लास आपको जो पूछना है क्लास में क्यों मैंने कल बताया भी था क्लास में एक बच्चा पूछता है लेकिन उसका बेनिफिट जब हम समझाते हैं सबको मिल जाता है ये मैं अभी से नहीं जब से पढ़ाना शुरू किया तब से बोलता था कि डिफिकल्टी पूछना ना क्यों नहीं यही पढ़ने के लिए तो बैठे ना आप क्या इसलिए क्लास में आप क्वेश्चन पूछो बेझिझक पूछो आपके मन में कुछ भी डाउट आ रहा कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा बेझिझक कोई मना नहीं सिर्फ कभी भी टीचर को टेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सही एटीट्यूड भी नहीं भाई को ऐसे गलत एटीट्यूड बनाने के लिए बनाते वापस तो अपने अकाउंट कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव एक रहता है कि डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके मदद कर अब डिसीजन में मैंने बोला था एक मैं सिंपल सा डिसीजन बता किसी भी बिजनेस में जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको बेचना भी है बेचने के लिए हमको प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ कॉस्ट इज टू डिसाइड द सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने में भी मेरे को अगर पता चलेगा कि मेरे को कितना खर्चा लग रहा है ये चीज़ बनाने में कर पाऊंगा ना सेलिंग प्राइस क्या रखूँ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ कॉस्ट आप कॉस्ट कैलकुलेट करके उसमें से सेलिंग प्राइस फिक्स कर
मैंने आपको ये भी बताया था नॉर्मल एब्नॉर्मल का कंसेप्ट बोलते समय कि अगर आप गलत कॉस्ट कैलकुलेट, गलत यानी क्या, जो नॉर्मल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, उससे ज़्यादा कैलकुलेट करोगे ये हो सकता है, उससे कम कैलकुलेट कर दोगे ये हो सकता है। दोनों में नुकसान। अगर आपने ज़्यादा प्राइस फिक्स कर दिया, कि आप कोई भी है, कंसेप्चुअल गलती हो गई, आइटम में गलती हो गई, या आपने कॉस्ट ज़्यादा कैलकुलेट कर लिया और उसको देख के सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा फिक्स करोगे तो नंबर 1 माल बिकना मुश्किल होगा। नंबर 2, जो लोग आपसे महँगा माल खरीद के लेके जाएँगे, जब उनको पता चलेगा कि आपने तो महँगा दे दिया, भले आपसे गलती हुई, बट वो तो यही मान के चलेंगे कि आपने उनको चीट, और इसलिए दोबारा वो आपकी दुकान पे कभी नहीं, यानी आपका गुडविल खराब के कॉन्टेक्ट में जितने लोग आएँगे वो बोलेंगे, अरे वो फलाने के पास मत जाना, वो बस चीटर है। आपको ऐसा नहीं था, बट आपसे गलती हुई और गलती करने का, अब आप बोलोगे सर कम प्राइस फिक्स कर दिया तो फिर क्या प्रॉब्लम, कम प्राइस फिक्स कर दिया तो माल तो बढ़िया बिक जाएगा, लोग दुआएँ भी बहुत देंगे, तो सस्ता माल काहे के लिए कमाने के लिए। प्राइस आपने बहुत कम कर दिया, इवन कॉस्ट से कम हो गया, नेचुरली आपका बिज़नेस ही डूब जाए। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिकली वायबल होना, मतलब उसमें कॉस्ट के ऊपर कुछ ना कुछ निकलना चाहिए, तभी तो हमारी एक्टिविटी हम चला पाएँगे, कंटिन्यू कर पाएँगे। अगर हमारे खर्चा ज़्यादा, कमाई कम, डेफ़िनेटली डूबना तो है ही, बराबर? ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके अलावा दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल में भी फिर ये आपको मदद करता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हैं कॉस्ट रिडक्शन। ये कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन वगैरह ये सब में बात करें, जस्ट एक थोड़ा-सा आइडिया, कि किसी चीज़ को कंट्रोल में रखना, मतलब जैसा आप चाहते हो वैसा उसको, कि अगर हमको लगता है कि ये प्रोडक्ट बनाने में ₹1000 लगना चाहिए, हमारी कॉस्ट कंट्रोल की सब एक्टिविटी कोशिश क्या करेगी कि 1000 के आसपास ही, 1000 से ज़्यादा, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट को कंट्रोल करना, लिमिट में रखना, जो आपका टारगेट होगा उस पे रखना, दैट इज़ कॉस्ट। कॉस्ट कंट्रोल करोगे, मतलब उसमें आपकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगी। दूसरा है कॉस्ट रिडक्शन। जैसे मान लीजिए कि अपन सोचते हैं कि ये 1000 में बनना चाहिए, अपन अब देख रहे कि नहीं इसको मैं ₹50 से ₹100 से कम कर, 1000 में बनता था, लेकिन मुझे अब मैं चाहता हूँ कि इसको ₹100 से कम, बोलेंगे कॉस्ट रिडक्शन। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम उसकी पूरी एनालिसिस करेंगे कि भाई जैसे इसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है क्या जिससे कि इसका यूज़ अफेक्ट ना हो, बट दूसरा मटेरियल यूज़ करके कॉस्ट रिडक्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ कर सकता हूँ क्या जिससे लेबर का टाइम बचे और कॉस्ट रिडक्शन और थोड़ा-सा हाई लेवल टाइम मैनेजमेंट, जिससे कि कॉस्ट जो अभी इनकर हो रही उससे भी कम, कॉम्पिटिशन का ज़माना है। अगर आप ध्यान दोगे मार्केट में फिर आप वायबल नहीं रह दूसरे लोग कॉस्ट रिडक्शन करेंगे, उनका सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा, आप नहीं कर पाओगे तो आप फिर में ए, ये सब पर्पस सर्व करता है ये कॉस्ट का सिस्टम। दैट इज़ व्हाई इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, आपके अकाउंटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये मैनेजमेंट को इन सब चीज़ों में मदद, और ये सब चीज़ों को अच्छे से करोगे तभी तो पैसा कमा पाओगे, तभी तो बिज़नेस को सक्सेसफुल बना पाओगे। अब हम जो कुछ स्पेंड करते हैं, उसको हमने बोला कि आपका 2 तरीके से स्पेंडिंग होती है। एक, कोई एसेट आपका रिड्यूस, कैश
ऐसा गया। दूसरा जैसे फिक्स एसेट है, फर्नीचर है, डेप्रिसिएशन से कम हुआ, तो कोई ना कोई एसेट रिड्यूस होता है या फिर लायबिलिटी बढ़ती है। उधारी में कोई काम का मतलब पैसे नहीं गए यानी खर्चा नहीं, ऐसा थोड़ा है। लायबिलिटी हो गई ना, आपका ऑब्लिगेशन बढ़ गया। डबल एंट्री सिस्टम है, बता अकाउंट वाला डबल एंट्री, यहाँ भी वही सोच। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने खर्च किया, स्पेंडिंग हुई मेरी, तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ गया? आइदर सम एसेट इज रिड्यूस और सम लायबिलिटी हैज कोई ऑब्लिगेशन पर। ठीक है? अब ये स्पेंडिंग को अपन दो इसमें डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं लॉस और दूसरे को बोलते हैं लॉस, यानी जिसके बदले में मेरा कोई एसेट कम हुआ, मेरे यहाँ पे मेरे ऊपर लायबिलिटी आ गई, लेकिन मेरे को उसके बदले में कुछ मिला नहीं, कोई बेनिफिट, कोई सर्विस, कोई गुड्स नहीं मिला, मेरा नुकसान, मेरा क्या हो गया? लॉस। लेकिन अगर मुझे उसके बदले में कुछ मिल रहा है, कोई सर्विसेज, कोई बेनिफिट मिल रहा है, मैं बोलूँगा ये मेरा एक्सपेंडिचर, बराबर है? तो जब भी आपका एसेट कम हो रहा है, जब भी आपकी लायबिलिटी बढ़ रही, तो उसका सेकंड इफेक्ट आपके लिए लॉस भी हो सकता है और आपके लिए एक्सपेंडिचर। लॉस को फिर से हम डिवाइड करते हैं एबनॉर्मल और नॉर्मल। एबनॉर्मल यानी बाय चांस होना नहीं, एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए बोलते हैं ये अवॉइडेबल है। क्या बोलते हैं इसको? अवॉइडेबल है, यानी अगर शायद केयर ली जाती तो अवॉइड हो जाती, बराबर? तो होना नहीं, बाय चांस हो गया, अवॉइडेबल लॉस। क्योंकि ये एबनॉर्मल है, बाय चांस हुआ है, तो इसको कॉस्ट में मत, क्योंकि कॉस्ट में जैसे आप प्राइसिंग वगैरह फिक्स करने वाले हो, ये तो बाय चांस हुआ, ये तो कोई रेगुलर खर्चा तो है नहीं, इसलिए इसको कॉस्ट में से एक्सक्लूड कर दो। अब ये देखिए कितना सिंपल बट कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब वो आपसे कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो बोलेगा ये आइटम है, इनका कॉस्ट में मटेरियल से रिलेटेड आइटम दे देगा, लेबर से रिलेटेड आइटम दे देगा। अब आपने पढ़ा, आपको दिख रहा है कि यार ये तो एबनॉर्मल नेचर का नुकसान है, आप फटाक से बोल सकते हो फ्रॉम कॉस्ट या चार्ज टू कॉस्ट। कंसेप्चुअल पढ़ाई होना चाहिए, आइटम की पढ़ाई नहीं होना, आइटम वाइज स्टडी, कंसेप्ट और उसके फिर एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई आइटम को ध्यान में ला सकते हैं। अच्छा, इसका ये एग्जाम्पल, इसका ये एग्जाम्पल। नॉर्मल लॉस यानी नॉर्मल है, जिसके होने पे कोई आश्चर्य नहीं होता है। आप बोलोगे भाई ये काम करोगे तो इसमें इतना तो नुकसान होगा ही, दैट इज नॉर्मल। वो उस प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, वो प्रोडक्ट का नेचर ही ऐसा है, तो होगा ही होगा, इनहेरेंट इन दैट, इनहेरेंट है वो, तो होगा ही। जैसे एग्जांपल दिया था आपको, वेजिटेबल का काम जो कर रहा है, वेजिटेबल पेरिशेबल नेचर की है, थोड़ी बहुत तो खराब होगी, दैट इज नॉर्मल। बट ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और आधी वेजिटेबल डिस्ट्रॉय हो गई, दैट इज एबनॉर्मल। एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट में से अलग ही कर दो, तो कॉस्टिंग पीएनएल में जाए, बट नॉर्मल लॉस को कॉस्ट का हिस्सा बना, क्योंकि वो हमेशा होगा। और अगर आप उसको इग्नोर करके कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, तो आपका फिर भी बिजनेस डूबेगा, या आप सस्ते में माल बेच रहे हैं। आप जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी जिसके बदले में कुछ ना कुछ बेनिफिट रहता है, तो जिसका बेनिफिट विद इन दैट ईयर, विद इन दैट पीरियड एंजॉयड हो गया, खत्म हो गया, उसको अपन बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपका रेवेन्यू, बराबर। नॉर्मल लॉस भी आपकी कॉस्ट में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी क्रिएट होगी, जिसको आप लंबे समय तक कारोबार में, बराबर, वो प्रॉपर्टी एक लिमिटेड यूजफुल लाइफ, यानी वो भी खत्म होने वाला, वो भी खर्च। फिर फर्क क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक साल में खत्म,
एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हो सकता है 5 साल में मिलेगा। तो जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने बोला 1 साल के कॉस्ट में ले लेना, 5 साल के कॉस्ट साल से अपन क्या करते हैं उसको, उसका जो डेप्रिसिएशन है वो अपन पास में लेते हैं, और जो बैलेंस बचता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट में थोड़ा थोड़ा जाएगा। इसका मतलब लॉसेस जो नॉर्मल है वो भी कॉस्ट में आएंगे, रेवेन्यू नेचर के जो खर्चे हैं वो भी कॉस्ट में आएंगे, जो डेप्रिसिएशन जैसा खर्चा है वो भी कॉस्ट। बाकी जो फिक्स एसेट बच गया वो इस साल की कॉस्ट नहीं है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो रेवेन्यू नेचर का, बट इसके बदले में जो गुड्स सर्विसेज या बेनिफिट मिलने वाला है वो इस साल नहीं है। अब कॉस्ट में जो भी आपने खर्चा किया, कॉस्ट में जो भी इंक्लूड किया, उसको एलिमेंट वाइज फिर से डिवाइड करते हैं तीन एलिमेंट। मटेरियल, जहाँ पे खुद को भी फिजिकल फॉर्म में रहता है। लेबर यानी वर्कर लोग जो आपके मेन सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपकी मशीन चलाते हैं, जो आपके गुड्स को हैंडल करते हैं, बराबर है, आपकी मदद करते हैं, उनको अपन लेबर वर्कर के नाम। और ये जो एक्सपेंस बोला बेसिकली ये भी सर्विसेज ही है, बाकी की सर्विस अदर देन लेबर, अदर देन वर्क, जो सर्विसेज है वो सब कहलाती है। अलग अलग टाइप की सर्विसेज हो सकती है, कोई बेनिफिट हो सकता है। जैसे फैक्ट्री आपने किसी की फैक्ट्री किराए पे ले लिया, तो रेंट क्या है, आप प्रीमाइसेस यूज कर रहे हैं, यानी आपको बेनिफिट मिल रहा, बराबर। सर्विसेज में क्या रहता है, अपने को लगता कोई तो भी सामने वाला काम करके दे रहा है। इसलिए मैंने आपको अकाउंट्स में पढ़ाते समय पढ़ा सर्विसेज एंड बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है जहाँ पे किसी और की कोई रिसोर्स को अपन यूज, किसी का पैसा अपन यूज करते हैं तो उसकी कीमत के तौर पे इंटरेस्ट के नाम से देते हैं, किसी की जगह यूज करते हैं तो रेंट के नाम से अपन, बराबर। यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी के रिसोर्सेस को आप यूज करते हैं। जैसे आपके बाकी की जगह आप बोलोगे कि ये आपके एम्प्लॉइज है, आपके स्टाफ है, कर रहे हैं, तो आपको सर्विस है, तो आपके ऑफिस में काम करेगा, कोई मार्केटिंग का काम करेगा, कोई फाइनेंस का काम, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम, बराबर। यार रेंट टू, हमारे लिए जो एक्सपेंसेस रहती है बेसिकली सर्विसेज बेनिफिट अलग अलग नेचर की होंगी, जो आपके बिजनेस को चलाने के लिए आपको लगता है। उसमें से सिर्फ अपन ने क्या किया, लेबर को वर्कर को थोड़ा अलग कर दिया, एम्प्लॉइज को लेबर को वर्कर को अपन लेबर, बाकी के सबको एक्सपेंस। अब ये तीन एलिमेंट हो गए कॉस्ट, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। फिर से इनको क्लासिफाई, डायरेक्ट और डायरेक्ट का मतलब जो आपके कॉस्ट ऑब्जेक्ट यानी मान लो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आप कैलकुलेट करते हैं, जो कॉस्ट आप प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली लिंक कर सकते, एट्रीब्यूट कर सकते, कोरिलेट कर सकते हो। आप बोल सकते हैं कि भाई ये टेबल बना तो इसके लिए माइका लगा, लेमिनेट, इसके लिए प्लाईवुड लगा, इसके लिए फेविकॉल लगा, बराबर। कुछ दिख रहा है, लेमिनेट दिख रहा है, प्लाईवुड दिख रहा है, फेविकॉल कहाँ दिख रहा है, आप महसूस तो कर सकते हैं कि उसी से यू कैन एट्रीब्यूट। यहाँ पे आपको कारपेंटर के एफर्ट्स महसूस कर सकते हो, आपको फिजिकली दिख नहीं रहा बट यू कैन एट्रीब्यूट है। ऐसे ऐसी कॉस्ट को बोलते हैं डायरेक्ट। और जो इनडायरेक्टली इसके लिए लगा तो है बट डायरेक्टली, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो अच्छी खासी आपकी लोग, बहुत सारे लोग वहाँ काम करते होंगे, तो इतने बड़े सेटअप को कंट्रोल करना, मैनेज करना, आपको मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। आप
रोज वहाँ जा रहा हूँ, जब तो हो ना जो पूरा समय ध्यान दे। तो इसका मतलब फैक्ट्री मैनेजर ज़रूरी है फैक्ट्री चलाने के लिए और फैक्ट्री ज़रूरी है प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो उनके इसके लिए काम आए। लेकिन डायरेक्टली इसके लिए मैनेजर, आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोला था कि आज फैक्ट्री मैनेजर छुट्टी पे है, तो क्या हमारे को करने की ज़रूरत है क्या? बराबर? का मतलब उसके जो एफर्ट्स है फैक्ट्री मैनेजर के या ऐसे और भी आप देख सकते हैं बात करें, उसके जो एफर्ट्स है उसका जो बेनिफिट है वो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट 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 कॉस्ट को आपने ऐड कर लिया, ये डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड कर दिया तो उसी को बोलते हैं प्राइम, क्या बोलते हैं? और इनडायरेक्ट को आपने ऐड कर लिया, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं ओवरहेड है। प्राइम कॉस्ट जो रहती है, डायरेक्ट कॉस्ट जो रहती है, वो आपके एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में वैसी की वैसी आ जाती है और वो आपके मार्जिनल कॉस्ट वैसे शुरू में जितने चैप्टर आप पढ़ोगे वो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट वाले, अभी मैंने आपको बोला था कॉस्ट बोला, सर्विस चैप्टर पढ़ोगे इनमें सब में एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, क्या मतलब है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट का भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो चैप्टर है बाद में फिर अपन आगे पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में हम प्राइम कॉस्ट तो लेते हैं बट ये जो ओवरहेड है वो अलग तरीके से class- मार्जिनल कॉस्टिंग में जो भी हमारे कॉस्ट को हम वेरिएबल और फिक्स में क्लासिफाई, और वेरिएबल कॉस्ट को हम प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा मानते हैं, फिक्स कॉस्ट को हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं लेते, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट। क्या करते हैं, वेरिएबल जो खर्चे रहेंगे यानी जो प्रोडक्शन के हिसाब से घटते बढ़ते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाया खर्चा भी बढ़ा, प्रोडक्शन घटाया खर्चा भी घटा, वो वेरिएबल नेचर, मटीरियल बाय नेचर वेरिएबल रहता है। मटेरियल जैसे मैंने बोला था मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स वगैरह वो आपके डायरेक्ट है, अदरवाइज मटेरियल ज़्यादातर क्या रहेगा, डायरेक्ट रहेगा, वेरिएबल रहेगा। लेबर में वर्कर लेवल के जो रहेंगे वो ज़्यादातर डायरेक्ट रहेंगे, वेरिएबल, बट जो थोड़े एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के वर्कर एम्प्लॉयज रहेंगे वो फिर डायरेक्ट की सैलरी रहेंगी वो फिक्स नेचर की होगी। अभी आप आगे एक एक चैप्टर पढ़ो, एक्सपेंसेस मोस्टली इनडायरेक्ट, डायरेक्ट अब आपने जो प्राइम कॉस्ट बोला वो मोस्टली वेरिएबल रहेगी, कभी कदार उसमें हो सकता है कोई फीचर का आइटम आ जाए बट अदरवाइज वेरिएबल। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट को देख, उसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स को उसमें नहीं लेते, अलग रख एब्जॉर्ब कर, एब्जॉर्ब कर, तो अपने कॉस्ट हम क्या करते हैं वो भी मिला लेते हैं। और मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने खर्चे को प्रोडक्ट कॉस्ट, कॉस्टिंग में नहीं लेते ऐसा नहीं बोला, प्रोडक्ट कॉस्ट अलग से देखते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में हम क्या करते हैं, हम बोलते नहीं सब चीज़ें प्रोडक्ट बनाने में लगती है, चाहे वेरिएबल नेचर की हो चाहे फिक्स नेचर की हो, तो लेती है, वो भी है, बोलते हैं absorption। सब चैप्टर आप जो पढ़ोगे वो absorption cost, बराबर। बाद में मार्जिनल कॉस्टिंग का आप यूज़ करोगे, मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में बजट में भी थोड़ा बहुत दिखेगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी वो चीज़ें दिखेंगी, बट बाकी के सब चैप्टर में आपको क्या दिखने वाला है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए अपन ओवरहेड को फंक्शन के हिसाब से कि वो क्या काम कर रहा है उसके हिसाब से अपन उनको तीन में डिवाइड करते
हैं फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोला इसको? फैक्ट्री ओवरहेड। ये फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिया, कॉस्ट। कॉस्ट, अभी मैंने पूरी बात, फिर एक आधा बोलेगा दे रहा हूँ आप, थोड़ा पेशेंस तो रखा करो ना भैया। एक बात बताऊंगा, बताऊं, नया सब मेरे ऊपर छोड़ दो कि सब आप क्या करें? तो trust, मेरे को क्या, मेरे को बोलो, मैं अभी आपको सब बता सकता हूँ, लेकिन फिर अपन तो कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। बस इतना सारी चीजें बता दूंगा आपको कि आपको लेना पड़ता है, मैं उसको एक लिमिट में रखूंगा। फिर जब उस पे आएंगे, इसलिए टाइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया तो फैक्ट्री कॉस्ट हो गई। फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड किया तो उसको टोटल कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट। फिर उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी ऐड कर लिया। अब फिर उसको सेल से कंपेयर करोगे। मार्जिनल कॉस्टिंग में अपन क्या करते हैं, कॉमनली प्रेजेंटेशन जो करते हैं, वो मैंने आपको बताया था। इधर लिखिए, ये कॉमन प्रेजेंटेशन ऐसा करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले वेरिएबल कॉस्ट, टाइम कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएंगे, वेरिएबल ओवरहेड भी उसमें आ जाएंगे। वो वेरिएबल कॉस्ट को सेल से कंपेयर कर, जो बचता है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का टर्म बहुत काम का है, लेकिन अभी नहीं। अब काम में आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी इतना सा देख लो, सेल में से वेरिएबल खर्च माइनस किया तो फिर उसमें से आपका मार्जिनल कॉस्ट का एनालिसिस। मार्जिनल कॉस्ट में कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स, उसको बोलते हैं वेराइबिलिटी का नेचर, नेचर ऑफ वेराइबिलिटी के हिसाब से आपको ओवरव्यू दे दिया। अब अगर मैं इसको आपके चैप्टर्स के साथ आपके next, पहला तो इंट्रोडक्शन कॉस्टिंग का, तो एक जनरल इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया आपको। मतलब ये जो इंट्रोडक्शन दिया जनरल, ये आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया, बोलते क्या हो गया है, चैप्टर नंबर 1। पूरा ओवरव्यू इंट्रोडक्शन जनरल चैप्टर 1। और भी चीज़ें वो बाद में पढ़ेंगे, आपको बताया था, फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि उसमें और भी चीज़ें चैप्टर 1 वो अपन कॉस्टिंग के आखिरी आखिरी में। अब इसके बाद मटेरियल नाम का दूसरा चैप्टर है, ये है आपका मटेरियल कॉस्ट का एक एलिमेंट। आपका ओवरहेड नाम का चैप्टर है, ये है आपका ओवरहेड डायरेक्ट। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी ओवरहेड के रिलेटेड ही है, ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने का और अच्छा तरीका है, रिफाइंड ओवरहेड से ही करेंगे। तीसरा और चौथा तरीका दोनों ओवरहेड है। चौथा जो चैप्टर है वो ओवरहेड की cost, तो आप तीसरे चैप्टर में पढ़ोगे उससे और बेटर, ज़्यादा रिफाइंड। फिर ये जो आपके क्वेश्चन चैप्टर 5, चैप्टर 6, 7, 8, ये तो सीधे सीधे आप बोल सकते हो कि एब्जॉर्ब है। इवन चैप्टर 9 थोड़ा अलग है, और वो भी है वही, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या है, इसको देख आप बोल सकते हैं ये चैप्टर से हो गया 10 लेबर। ये है चैप्टर नंबर 10 लेबर। 11 नंबर चैप्टर, ये आपको बोला था अकाउंटिंग से रिलेटेड है, कॉस्ट की अकाउंट।
11 नंबर कॉस्ट अकाउंट, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल, उसी का कनेक्टेड है ये चैप्टर 12। बैंक और बैंक अकाउंट का रिकंसिलेशन पढ़े ना, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को कैसे रिकंसाइल। जहाँ भी एक पॉइंट से रिलेटेड दो चीजें होती, चीज एक ही है बट उसके दो डायरेक्शन तो आपस में मिलाना चाहिए। तो आपको कल मैंने बोला था, आपको ध्यान नहीं होगा कि नॉन इंटीग्रल सिस्टम में, नॉन इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब बताया था कि हम हमारी कॉस्टिंग को फाइनेंशियल अकाउंट में ही इंटीग्रेट कर देते, मिला देते, उसी के साथ थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि वही बुक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी काम कर दें और वहीं से मेरा कॉस्टिंग का भी। मैंने एक ही बुक इंटीग्रेटेड इंटीग्रेट कर दिया, आपने कॉस्टिंग को फाइनेंशियल अकाउंट में इंटीग्रेट। नॉन इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेट नहीं किया, अलग रखा, मतलब अलग रखा, अलग रखा तो यहाँ पे दो सेट ऑफ बुक्स हो गई उसी बिजनेस, उसी ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल अकाउंट बुक, उसी की कॉस्ट अकाउंट बुक। आप यहाँ देख रहे हो कॉस्ट में भी प्रॉफिट निकालते हो, दिख रहा है, और फाइनेंशियल अकाउंट में तो प्रॉफिट निकालते हो। तो दोनों को फिर हम रिकंसाइल करते हैं कि इसका प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट अलग अलग क्यों आ रहा है, कारण रहते हैं, तब अपन उस समय पढ़ेंगे, बराबर। तो इसका मतलब ये जो 12 नंबर का चैप्टर रिकंसिलेशन, ये नॉन इंटीग्रल सिस्टम में अपने को काम में आता है। वहाँ पे दो प्रॉफिट लॉस बनते हैं, कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल वाला प्रॉफिट, और दोनों बाय नेचर अलग अलग रिजल्ट देंगे। बस कारण है उसका, कई चीजों का जो फाइनेंशियल अकाउंट अलग रहेगा, कॉस्ट अकाउंट अलग रहेगा, उसी को रिकंसाइल टैली करके देखो, ओके ये दोनों प्रॉफिट में डिफरेंस के कारण क्या है, वो अपन रिकंसाइल करके देखते। फिर इसके बाद क्या है आपका 13, 14, 15, इनको आप बोल सकते हैं ये आपके डिसीजन मेकिंग और कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड चैप्टर है। 13, 14 और 13, 14 आपके कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड। देख लो पूरा कोर्स मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, दैट डजंट मीन कि मैंने सब पढ़ा दिया आपको। Just think, ध्यान में रहेगा कि यार इसी में जैसे आपको हमने बोला है अकाउंट्स में, आपको हमने अकाउंटिंग प्रोसेस का एक चार्ट बना के दिया था फाउंडेशन, बेसिक अकाउंटिंग में अकाउंटिंग प्रोसेस का एक चार्ट स्टार्ट टू एंड, और मैंने बोला था इतनी अकाउंटिंग रहती है, पूरी अकाउंटिंग उसमें है करके बोला था ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के चैप्टर में कुछ सीखने का ही नहीं रहता है, पर बेसिक अकाउंटिंग तो वही है कि नहीं। आप बताओ, अब आप इंटरमीडिएट में आ गए, वो जो अकाउंटिंग की प्रोसेस में बता वही रहती है, अभी इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, पर उसी में नई नई डिटेल्ड चीजें फिर पढ़ते हैं अपन, बराबर। तो वैसे यहाँ पे कॉस्टिंग में है, ये एक ब्रीफ मैंने ओवरव्यू दे दिया, और आपको पूरे आपके 15 चैप्टर भी यहाँ लिंक कर दिए। अब इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे उन चैप्टर में। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे मटेरियल से। कौन से चैप्टर से शुरुआत करना वो मेरी मर्जी है, पर मैंने आपको बताया, मैं 32 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था, तो सीए फाइनल को कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंट, ये 3 पेपर सीए फाइनल को जब मैंने शुरू किया था तब से पढ़ा रहा हूँ, 32 ईयर्स बैक। तो मेरा अपना एक सोच है पढ़ाने के बारे में। मेरी सोच ये है कि जो बेसिक चीजें हों उनसे शुरुआत करो। तो मैं चाहूं तो कॉस्ट शीट से भी शुरुआत कर सकता हूं, लेकिन कॉस्ट शीट बनाऊंगा तो मटेरियल आएगा, बराबर है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, फिर उसके बारे में अभी बताया नहीं रहेगा तो फिर से रहेगा। तो एक रहता है कि हम बेसिक से शुरू करते हैं। दूसरा, कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो चैप्टर का अगर किसी का मिस हुआ तो वो दूसरे चैप्टर में बहुत ज्यादा उसको अफेक्ट ना करे। अगर मैं चाहूं तो ओवरहेड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरी कॉस्टिंग में, ओवरहेड सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसने ओवरहेड समझ लिया ठीक से, उसको कॉस्टिंग में कभी भी कोई तकलीफ नहीं जाएगी, ये ख्याल रख लेना। तो अगर मैं चाहूं तो वहीं से शुरुआत कर दूं, वो भी बेसिक है, वो मार्जिनल कॉस्टिंग में भी है, देख लो ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी, सब जगह रहेगा।
और वो सबसे इम्पोर्टेंट। लेकिन मैं उसको क्यों नहीं शुरुआत करता, क्योंकि थोड़ा पहले अपनी बोलते हैं ना वेवलेंथ तो मैच होने दो ना, थोड़ा सा अपना वो जो रहता है अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े। दूसरा रहता है कि शुरू शुरू में बच्चे लेट आते हैं, तो जो बच्चा लेट भी ज्वाइन किया अगर मैंने ओवरहेड पढ़ा दिया होगा तो उसको आगे तक की कॉस्टिंग में प्रॉब्लम जाएगा। पर मटेरियल में जो पढ़ाऊंगा वो इंडिपेंडेंट टेक्निक्स है बहुत सारी, वो डायरेक्टली आपको बाकी के चैप्टर में नहीं आने वाली। तो इसलिए किसी का मटेरियल मिस भी हो गया तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ता, जस्ट एक इंट्रोडक्शन उसने देख लिया, ओके मटेरियल का क्या है, बाकी की टेक्निक्स नहीं भी ध्यान दिया अभी, वो कोर्स खत्म होने के बाद भी पढ़ लेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट ओवरहेड में नहीं चलता, ओवरहेड आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कॉस्टिंग की बाकी की चीजों को ग्रास्प कर पाओगे। तो इसीलिए हमने ओवरहेड को थोड़ा सा बाद में रखा, पहले मटेरियल फिर ओवरहेड, ताकि उतने दिन में एक अपना एडजस्टमेंट लेवल भी बन जाता है। दूसरा लेट आने वाले भी एंट्री ले लेते हैं तब तक, तो इसलिए फिर उसको हम लेते हैं। बाकी के जो चैप्टर है शुरू में ये कॉस्ट शीट से रिलेटेड है, ये सभी चैप्टर कॉस्ट शीट वाले, 5, 6, 7, 8, 9 सभी कॉस्ट शीट है। तो क्या होता है एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब कॉस्ट कैलकुलेशन है। तो इतने चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपकी काफी आइडिया बन जाती, तो तब अपन फिर उसकी अकाउंटिंग करेंगे, फिर उसकी अकाउंटिंग देंगे, और वही डबल एंट्री का सिस्टम जो आपने पढ़ा है अकाउंट में, तो वो नॉलेज और एक कॉस्ट शीट में जो पढ़ा आपने उसी पे से उसकी कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाएगी। 11-12 चैप्टर खत्म। फिर बचे क्या 3 फाइनल इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट, बजट, मार्जिनल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये जैसा मैंने बोला कंट्रोल टेक्निक्स के तौर पे काम होती है। कंट्रोल का मतलब अपने बिजनेस को भी कंट्रोल करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, और कंट्रोल करना मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसा उसको मेंटेन करके रखना, बना के रखना, उस लेवल पे रखना, दैट इज कंट्रोल। कि आप जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा, दैट मीन्स इट इज इन योर कंट्रोल। बराबर, आप चाहते कुछ हो रहा कुछ, बराबर, आप चाहते हो कि 1000 में बनना चाहिए, बन रहा 1100 में, यानी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बराबर, तो कंट्रोल मतलब जैसा आप चाहते हो वैसा उसको मेंटेन करना। कॉस्ट रिडक्शन में भी फिर वो टेक्निक्स काम में आती है, क्योंकि जब हम कॉस्ट की अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो हमको समझेंगे यार इसमें ये वाला खर्चा अपन थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, तो कॉस्ट रिडक्शन। सीए फाइनल लेवल में वो तीनों चैप्टर फिर से पढ़ोगे आप सीए फाइनल लेवल में। सीए फाइनल में ये सब नहीं रहने वाला, फिर सीए फाइनल में मेन फोकस उसी पे रहता, बजट, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसी पे पूरा फोकस रहता है। ठीक है, ये मेरे तरफ से मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया। अब आपके लिए फोरम ओपन है, आपको जो पूछना है, जो बताया इससे रिलेटेड या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपके मन में कुछ भी सवाल हो, इस सब्जेक्ट के बारे में, इसके पढ़ाई के बारे में, इसके एग्जाम के बारे में, कुछ भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हो। उसके बाद फिर मैं नया जो चैप्टर है मटेरियल वो पढ़ाना शुरू करूंगा। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी कुछ पूछना चाहें तो माइक स्टार्ट करने का और पूछ लेने का, फिर माइक बंद कर देने का, और माइक का वॉल्यूम थोड़ा सा कंट्रोल में रखने का, ताकि बहुत लाउड भी नहीं होना, बहुत स्लो भी नहीं होना। तो किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है, ऑनलाइन वाले हो या ऑफलाइन यहाँ पे फिजिकल, बताइए कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन है तो।
क्वेश्चन पूछने में कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी मन में रहा वो डाउट को क्लैरिफाई कर लेने का। आपके मन में सवाल रहा और आप पूछ नहीं रहे तो फिर क्या रहता, वो आपका दिमाग उसी में लगा रहता, फिर मैं पढ़ा रहा कुछ और आपका दिमाग किसी और चीज में उलझा हुआ रहेगा। तो या तो आपको इतना कंट्रोल होना चाहिए कि अपने दिमाग से वो चीज को हटा दो। फिर हाँ बोलिए। कॉस्ट सेल कैसे बढ़ेगी? जैसे अपन मान लो कि भाई अपन ये आइटम बना के बेचते हैं, ठीक है, तो जितने ज्यादा बेचोगे उतना सेल ज्यादा होगा, बराबर, हो गया सेल। अब इसको बनाने में जो खर्चे लग रहे हैं, तो जैसे आप ऐसे ही इमेजिन कर सकते कि जो मटेरियल है जितने ज्यादा बनाऊंगा उतना ज्यादा लगेगा, इसके लिए जो लेबर लोग काम करेंगे जितने ज्यादा बनाऊंगा उतना ज्यादा लगेगा, तो उनको अपन बोलते हैं वेरिएबल नेचर के खर्चे। तो यानी जितनी इसकी मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा सेल भी बढ़ेगा, वेरिएबल खर्चा भी बढ़ेगा, दोनों एक डायरेक्शन में बढ़ेंगे। उसके डिफरेंस को अपन बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। मतलब इस सेल ने, इस प्रोडक्ट ने मेरे को क्या कंट्रीब्यूट किया, बराबर है, इसने मेरे को क्या कंट्रीब्यूट किया। तो इसको मैंने 100 में बेचा, इसको बनाने में 60 रुपए मेरे को लग रहा है, तो मतलब जितने ज्यादा बनाते जाऊंगा 40 रुपये मेरे को कंट्रीब्यूट करेगा। अब वो प्रॉफिट नहीं हुआ अभी, क्योंकि अभी बिजनेस में और भी खर्चा लगता है, वो है फिक्स नेचर का खर्चा। तो जब मैं कंट्रीब्यूशन में से मेरे फिक्स खर्चे माइनस करूंगा तब वो बचे हुए को अपन बोलेंगे प्रॉफिट। बट फिक्स खर्चा मेरे नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से घटता बढ़ता नहीं है। किसी को और कोई पॉइंट और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। अपन को पूरा पढ़ना है बाद में, अभी इसलिए मैंने जस्ट एक आइडिया दिया। वो मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट है, उसके पहले कहीं कहीं पे उसका यूज आएगा, कहीं कहीं पे, बट बेसिकली उसका यूज रहेगा मार्जिनल कॉस्टिंग। वो मार्जिनल कॉस्टिंग का ही टर्म है। बताइए कोई पॉइंट कोई क्वेश्चन है तो। अभी आपको अकाउंट्स पढ़ाना जब शुरू करूंगा तो उसमें पहला चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम है। अब अकाउंट्स के चैप्टर में मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जो एग्जाम में पूछा हुआ है इंश्योरेंस क्लेम में, जिसमें मेरे को आपको वेरिएबल फिक्स ये फंडा बताए बगैर वो क्वेश्चन को मैं समझा ही नहीं सकता आपको। मतलब क्वेश्चन है अकाउंट्स का और उसमें उन्होंने जो डाटा डाल दिया है कि वो उसके लिए नॉलेज कौन सा चाहिए, कॉस्टिंग का नॉलेज चाहिए। वॉल्यूम यानी क्या होता है, रेट यानी क्या होता है, ये एक्चुअली में कॉस्टिंग की चीज है। वो हम आपको कॉस्टिंग में पढ़ाएंगे बाद में, एक्चुअली अभी भी नहीं। लेकिन अब मेरे को इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर से शुरू कर रहा हूं और उसमें उन्होंने वो क्वेश्चन ऐसा डाल दिया कि मेरे को वहां पर उस क्वेश्चन को बताने के लिए आपको ये वॉल्यूम यानी क्या, रेट यानी क्या, वेरिएबल यानी क्या, फिक्स यानी क्या, ये बताना ही पड़ेगा। तो मेरे पास दो ही रास्ते, या तो मैं ब्रीफ में बता के प्रॉब्लम कर दूं, या तो मैं बोलूं कि इस प्रॉब्लम को छोड़ दो, अभी जब आपके कॉस्टिंग में पढ़ा दूंगा उसके बाद इसको कर दो, बराबर। मैं उसका मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि एक एटलीस्ट आपके दिमाग में आइडिया आने लगेगी। वो चीज अपन कॉस्टिंग में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ये रहता है, ये सब्जेक्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आपने इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अकाउंट, कॉस्टिंग, फाइनेंस, ये तीन सब्जेक्ट में अगर आपने अपनी ग्रिप बना ली तो आपको सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता। नॉट ओनली सीए बनने से, मैं बोलता आपको आगे के आपके प्रोफेशनल करियर में भी सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज ये तीनों सब्जेक्ट आपको रियल लाइफ में अप्लाई करने के रहते हैं। तो अगर आपका इस पे ग्रिप है, और ग्रिप का मतलब वो जैसा रहता ना प्राइमरी स्कूल में लर्न बाय हार्ट, याद करते बैठे रहते ना, वो नहीं चाहिए। समझ होना, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना, बराबर। तो वो अंडरस्टैंडिंग आपने इनकी अच्छी डेवलप कर ली तो आपको एग्जाम पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप रैंक के लिए डिजायर कर रहे हो तो रैंक लाने में आपको ये सबसे ज्यादा मदद करेंगे, और आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी ये सबसे ज्यादा मदद करेंगे, बराबर। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अगर वीक रह गए आप तो फिर थोड़ा भारी पड़ता है काम, क्योंकि फिर एग्रीगेट बनाने में भी मुश्किल होता बच्चों को।
समझ रहे हैं? और ये तीनों सब्जेक्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैं तो हमेशा बोलता इफ यू आर गुड इन अकाउंट्स, और मैं जो अकाउंट्स में आपको पढ़ाने का तरीका अडॉप्ट कराता हूं कि हर चीज को समझ के पढ़ो, उसके रूट पे जाकर के देखो, आप उसी तरीके को कॉस्टिंग में लगाओ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लगाओ, और आप देखो कि आप तीनों सब्जेक्ट में आपकी ग्रिप आ जाएंगे। इसीलिए तो मैं 3-3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा ना इतने साल से, 3 क्योंकि मेरा ग्रिप था इन तीनों सब्जेक्ट पे। मेरा पूरा जो एग्जाम पास हुई मेरी, ये 3 सब्जेक्ट की वजह से मेरे को कभी डर नहीं लगता था कि एग्जाम में मेरा एग्रीगेट नहीं बनेगा। मेरे को डर लगता था सिर्फ थ्योरी पेपर का, और वो डर का सबसे बड़ा 2 कारण थे। एक, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था 10th क्लास तक, तो लगता था यार अपन जो लिख रहे हैं इंग्लिश पता नहीं सही है कि नहीं, वैल्यूअर इसको कितना इंपॉर्टेंट देगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था लैंग्वेज पे। और दूसरा प्रॉब्लम था कि मैं याद करके करता नहीं था, याद करता ही नहीं था, मैं अपने लैंग्वेज में लिखता था। तो थ्योरी भी मैंने कभी याद करके नहीं पढ़ाई, आई हैव नेवर डन इट। इसीलिए मेरी पढ़ाने की स्टाइल में मेमोराइजिंग का रोल 0 है। इसीलिए मेरी सोच और बहुत सारे टीचर की सोच में मैच नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरी फंडामेंटल सोच ही अलग है। तो मैं बोलता थ्योरी पेपर में आपने याद कर लिया तो मैं फिर भी कोई माइंड नहीं करूंगा, बट मैं तो बोलता उसमें भी आप समझ जाओ ना एक बार, तो आप अपने मन से लिख सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं रहती। पॉइंट ठीक है, पॉइंट याद रख लो आपको लगता है तो, कि भाई 10 पॉइंट है, वो जल्दी जल्दी में छूट ना जाए, तो आपने 10 पॉइंट याद रख लिया, बट पॉइंट के अंडर में जो लिख रहे हो वो तो अपने लैंग्वेज में लिखो। आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, आप अपने लैंग्वेज में अगर चीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, कैसे चलेगा ये? तो ये सोचो, अभी से आदतें डेवलप करोगे तभी तो आगे काम में आएगा ना। कोई कोई बच्चे देखो तो वो तो बढ़िया इंग्लिश में पोएट्री लिख लेते, बराबर। तो इसका मतलब उनने देखो अपनी लैंग्वेज पे कितना टैलेंट है, कमांड डेवलप किया। फिर आप कम से कम काम की चीज तो लिखो ना, आप वो भी याद करते बैठोगे। तो यानी ये मेरी सोच में तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा इनजस्टिस है विद द स्टूडेंट। अगर आपको हर चीज याद करा दी जाए, स्पून फीडिंग बोलता हूं मैं इसको, या आपको अभी रियलाइज नहीं होता, आपको अभी बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है अरे यार कितना अच्छा, मेरा तो काम आसान कर दिए, पूरा का पूरा सर ने बिल्कुल करा के ले लिए, फिर आप कब करोगे? और जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, ख्याल रखना। यू शुड हैव गाइडेंस फ्रॉम टीचर्स, बट डू इट योरसेल्फ। और जितना हम लोग लिख लिख के करा के देते इतना मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा लिखा के कराने की किसी जरूरत ही नहीं है। इसके बाद थोड़ा आप भी करो। मैंने क्लास में एक प्रॉब्लम किया, आप भी एक घर में कर लो। इंटरमीडिएट में 8 पेपर है, टाइम नहीं मिलता होगा आपको, मैं बोलता मैंने 2 कराया, आप 1 कर लो, तो इतना तो करना पड़ेगा, बराबर। बस इतना काम कर लो, कोई जरूरत नहीं है वो जो 11वीं में करते थे ना कि टीचर क्लास में 4 प्रॉब्लम एक सरीके कराता, फिर घर के लिए आपको 8 देता, और आप बड़े शौक से 8 प्रॉब्लम करते रहते घर पे। वो कोई काम का नहीं है, ये सब फालतू के तरीके हैं, ये स्टूडेंट का दिमाग डेवलप नहीं करते हैं, ये उसकी मेमोरी में सब फिट करते रहते हैं। धीरे धीरे उसके लिए पढ़ाई यानी याद रखना, उसके लिए पढ़ाई यानी समझना, उसको अप्लाई करना, उसके वेरिएशन को कब लगाना है, कैसे लगाना, ये सब उसकी आइडिया ही नहीं बनती है, उसकी आइडिया ही नहीं बनती। उसको तो सब रहता भाई बताओ क्या करना, ये वाला केस रहा तो ये करो, ये केस रहा तो ये करो, ये केस रहा तो ये करो। ये तरीका प्रोफेशनल पढ़ाई में सबसे गलत तरीका है, मैं बोलूँगा। मैं नहीं पढ़ाता ऐसा। मेरे पास जो स्टूडेंट विश्वास करके पढ़ेगा, मैं गारंटीड बोलता हूं कि वो जिंदगी भर याद रखेगा कि मेरे को उसका बेनिफिट मिला, और हमेशा मिलेगा। क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बोल रहा आप अपना दिमाग डेवलप करो, चीज़ों को समझो ताकि आप इसका इस्तेमाल कर सको, और मैं उसमें थोड़ी सी मदद कर दे रहा हूँ समझने में। बाकी करना तो आपको है ना, समझना आपको है। आप ऐसे इमेजिन करो ना भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप किसी कंपनी में जाके जब नौकरी करोगे, बड़ी से बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट में, तो कुछ काम करना पड़ेगा कि ऐसे बैठे बैठे सैलरी मिलेंगी? अब काम काय का होगा, तो मान लो फाइनेंस का काम कर रहे हैं आप, तो फाइनेंस का काम है ना, आपको समझता होगा फाइनेंस, तभी तो कर पाओगे ना। उस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी खासियत होगी,
उस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर ऑफ बिजनेस होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा कहाँ कहाँ से फाइनेंसिंग किया, वो सब स्पेशलिटी सब उसकी होगी। अब आपको वहां जाकर के देखना है कि आप अपना नॉलेज, अपना टैलेंट कितने अच्छे से उसमें यूज कर पाते। तो अगर आपके पास वो नॉलेज ही नहीं है, वो टैलेंट ही नहीं है, आपने तो सिर्फ घोटन पट्टू कर करके एग्जाम कैसे तो भी मुश्किल रहता पास होना है। फाउंडेशन आसानी से पास कर लोगे याद करके, इंटर में तो थोड़ी तकलीफ होने लगेगी, लेकिन इंटर कर भी लिया मेहनत करके तो फाइनल तो बहुत मुश्किल रहता है। बट कभी कभी बच्चे इतने ज़्यादा लगे रहते हैं, यानी उनमें बाकी की क्वालिटी उन्होंने अच्छी लगा दी, सिर्फ एक ही गलती की कि समझने की बजाय याद करते बैठे, तो निकाल लिया एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम तो पास हो गए लेकिन ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि उनका दिमाग में आइडियाज़ नहीं है, वो सब्जेक्ट की कोई समझ ही नहीं है। तो क्या फिर काम करोगे आप? और जब तक काम अच्छा नहीं करोगे तो कौन आपको सैलरी देने वाला, समझ रहे? पर आप काम अच्छा करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपकी पूछ होगी वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में, बराबर? ये है पूरा खेल इसका है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सब्जेक्ट है अकाउंट, कॉस्ट, फाइनेंस, ये ऐसे नहीं है कि आप समझ नहीं सकते। ये जैसे रहता ना आपके मैथमेटिक्स में बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी रहती है, ये वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। इसलिए इसमें आप समझ के ही चलना चाहिए। अगर मैथ्स जैसी चीज रहती है, आपको मैथ्स के फील्ड में तो कुछ काम करना नहीं है, तो मैथ्स के टीचर अगर बोले कि भाई ये फॉर्मूले आप याद कर लो, इसको इस केस में लगाना, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको मैथ्स में थोड़ा काम करना है, और वो इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला है कि उसका डेरिवेशन समझना मुश्किल है और समझ के करना क्या है उसका, है ना? तो वो अलग चीज हो जाती है। बट ये जो फील्ड है हमारा अकाउंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, ये हमको काम करना है भी है, तो इनको नहीं समझोगे तो क्या फिर, समझ रहे? इसलिए अगर आपने 3 सब्जेक्ट में अपना ग्रिप बना लिया तो आपको कोई तकलीफ नहीं जाएगी। मैं आपके सामने हूँ, मैंने इन 3 सब्जेक्ट की वजह से एग्जाम भी बड़े आसानी से पास कर ली। सीए खत्म होने का ही था, ऐसा लगा कि यार सीए तो बहुत लोग करते हैं, तो फिर अपने में क्या कुछ तो अलग होना चाहिए। उस समय एक माइंडसेट था, छोटे थे, यंग थे, तो देखा किसी किसी के नाम के साथ सीए के साथ आईसीडब्ल्यू भी रहता था, सीडब्ल्यू, आजकल सीए में उसका नाम हो गया। तो ऐसा लगा कि नहीं अपन भी डबल एक भी कर लो, तो सीए होने का ही था, मैंने सीडब्ल्यू शुरू कर दिया उसको। फिर सीए कंप्लीट हो गया, सीडब्ल्यू चल रहा था, तो सोचा यार 2 कोर्स वाले भी तो बहुत दिख जाते, तो सीएस भी फिर कर दिया। ऐसे मतलब तीनों हो गए, लेकिन तीनों कोर्स में ऐसा नहीं रहता कि आपको 3 गुना मेहनत या पढ़ाई करनी पड़ी, बिकॉज तीनों में बहुत सारी चीजें कॉमन है। तो इसलिए आपने अगर सीए कर लिया, दैट मीन्स यू आर कॉम्पिटेंट टू डू सीएस एंड सीडब्ल्यू, क्योंकि इन तीनों में सीए सबसे ज्यादा मैं बोल सकता था टफ है कंपेरेटिव, तीनों में सीए। तो इफ यू कैन डू सीए मतलब आपको सीडब्ल्यूआरओ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। तो जिस लोगों ने सिर्फ सीए किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे से कोई कम है करके, बराबर, लेकिन रहता है उस समय हमको भी क्रेज था, कर डाले, होते होते तीनों कर डाले। ज़्यादा तो उसका कुछ फायदा हुआ, तो एक फायदा जरूर हुआ कि आप लोगों पे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है उसका। किसी को बताया, वो बोले सीडब्ल्यू सीए और सीए सीएमए सीएस तीनों है, तो जरा अच्छा ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की मदद से, जैसे मैंने बोला, मेरा करियर बना। मैंने टीचिंग भी यही तीनों सब्जेक्ट की। मैंने कभी टैक्स पढ़ाने की नहीं सोची, क्योंकि टैक्स में हर साल फाइनेंस एक्ट आएगा, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, कोर्ट के केसेस रहते हैं, उससे भी चेंजेस आते हैं। अपन ठहरे हलाल इंसान, अरे कौन मेहनत करेगा हर समय, उसके लिए पवन सर हमारे जिंदाबाद, बहुत मेहनती इंसान है, बहुत अच्छा बच्चा है, बिल्कुल आप लोगों के साथ इतना जुड़ा रहता है, बहुत जेन्युइन है, बराबर है। तो ये लोगों को इसलिए टैक्स वो पढ़ा रहा है। देखो मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, लेकिन मैंने कभी टैक्स पढ़ाने का सोचा ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा नहीं सकता, लेकिन मेरे नेचर के हिसाब से मुझे वो उतना सूट नहीं करता। मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाने में मजा आता है, यहाँ पे मुझे समझाने का मौका बहुत मिलता है।
यहां रूल बेस्ड नहीं है चीजें, वहां रूल बेस्ड। अभी टैक्स में प्रोविजन है तो है, आपको वो लॉजिकल लगे या इलॉजिकल लगे वो तो आपको वैसे ही करना है। तो इसलिए वहां जरा रिजिडिटी आ जाती है, तो इसलिए मुझे उसमें मजा नहीं आता, और फिर थेरेटिकल ज्यादा हो जाता है। और मुझे थेरेटिकल पेपर पढ़ाने में शुरू से इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए ना हमने कभी ऑडिट के बारे में सोचा, ना टैक्स के बारे में सोचा, ना लॉ के बारे में सोचा। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी कभी जरूरत भी पड़ती थी, अपन ने कभी उधर हाथ सोचे ही नहीं है। दूसरी फैकल्टी लाओ, उनको ही बदलो। अपना जो बोलते ना, आप जिसमें अच्छे हो वो करो। अपने को लगा कि अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो अपन ने इसी में अपने आप को फोकस किया, यही सब्जेक्ट पढ़ाने का काम किया। तो डू वॉट एवर यू कैन डू वेल, बेफिजुल हर चीज में जो बोलते हैं ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो भी मतलब नहीं है। बहुत कुछ कुछ रहते हैं टैलेंटेड, जिनको कई चीज़ों का बड़ा अच्छा ये रहता, कमांड रहता, बट वो सब नहीं रह सकते। हम सब लोगों के अपने लिमिटेशन है। अपन लोग नॉर्मल लोग हैं जिनके लिमिटेशन है, ऐसे एबनॉर्मल लोग भी रहते हैं कि जिनके पास कोई लिमिट ही नहीं, सब कुछ आता उनको, पर वो क्या है, एबनॉर्मल लोग है। बाय चांस होते भैया, वो दुनिया में गिने चुने होंगे, अपन थोड़े उसमें, अपन लोग साधारण लोग हैं। तो अपन ने अपने लिमिटेशन को ध्यान में रख के करने का। मेरा तो शुरू से था, मेरा दिमाग शुरू से अपनी चीजों को जज करता था। मैं छोटा था तो फुटबॉल नहीं खेलता था ज्यादा, क्योंकि फुटबॉल में फिजिकल एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है, और मैं जरा वीक था, फिजिकली थोड़ा सा कमजोर था, तो मैं फुटबॉल खेलता ही नहीं था। काय को खेलना, जो चीज अपन अच्छे से खेल नहीं सकते। शौक से कभी कभी खेला, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खेले, बट उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट खूब खेले, क्योंकि क्रिकेट में ऐसा फिजिकल एफर्ट बहुत ज्यादा चाहिए ऐसा नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का। पर फुटबॉल में पैर ही लंगड़ा जाता है, पैर ही जम के लगा, बोले पैर ही ये हो गया है। तो इसलिए फुटबॉल नहीं खेले, ये खेले। तो वो शुरू से एक ऐसा आदत पड़ गई थी कि जो अपन अच्छा कर सकते उसी में हाथ डालने का। बाकी की चीज कितनी चीजें करोगे ना, सब तो नहीं कर सकते, पर कुछ रहते। हमारे साथ स्कूल में हमारे एक वरिंदर नेगी करके लड़का था, पंजाबी बच्चा, वैसी मस्त। हम लोग तो उसके सामने बच्चे दिखते थे, 10वीं में 10th में हम सब छोटे दिखते थे, वो बिल्कुल ऊंचा। वो क्या नहीं है, वो तो फुटबॉल भी अच्छा खेलेगा, हॉकी भी बढ़िया खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था। तो रहता किसी किसी में। सब्जेक्ट के मामले में बोलूँगा मैं अगर, तो हमारे आनंद श्रीनिवासन करके मेरा जूनियर भी रहा, मेरे अंडर में भी काम किया उसने, मेरी किताबों में भी को ऑथर रहा है। वो टैक्समैन में अभी फुल फ्लेज ये किताबें लिखना, ये इसी में है। वो भी CA, CMA, CS तीनों क्वालिफिकेशन उसमें भी है। लेकिन वो बंदे का जो आप बोलोगे मेमोरी बोलो या उसका जो कैपेसिटी है, उसने अगर एक बार किसी चीज को पढ़ लिया ना, उसको याद रहता बिल्कुल। उसको क्या नहीं आता, वो क्या चीज में एक्सपर्ट नहीं है, वो जैक ऑफ ऑल वाला नहीं है, वो मास्टर ऑफ ऑल है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंसी ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा उसके लिए। लेकिन वो ऑडिट में, वो ऑडिट की किताबें लिखता था, ऑडिट पढ़ाता था। वो ऑडिट, टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट लॉ के हर ब्रांचेस, इनमें सब में उसका थॉरो नॉलेज है। कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे अच्छे लोगों को मालूम नहीं रहता, वो कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें बता देगा। लॉ में कोई चीज अगर उसको लगता है वो फटाक से कि कॉन्स्टिट्यूशन के फलाने आर्टिकल के हिसाब से बराबर नहीं है, ये यहां तक उसका ग्रिप है। उसको वेद पुराण सबकी आइडिया है। वो जब किताब लिखता है, अगर कोई चीज का डेफिनेशन, जो लॉ पे वो किताब लिख रहा उसमें डेफिनेशन नहीं है, तो दूसरे कोई लॉ में है क्या, उससे कनेक्ट करता। उसमें भी नहीं दिखा तो वो इवन वेद पुराण वगैरह से लिंक करने की कोशिश करता। इतना उसका डेप्थ है यानी। पर यह ऐसे रेयर रहते हो। मैं हमेशा उसकी तारीफ करता हूं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है किसी की तारीफ करो, अगर वो हम में नहीं है। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, आप बोलो वो आपको अभी बता देगा किसी भी। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैं भी पढ़ाता हूं, बट मेरे को मेमोरी में कुछ नहीं है। आप मेरे से बोलोगे तो मैं कंसेप्चुअल चीजें बता दूंगा, बट स्पेसिफिक प्रोविजन मेरे को नहीं ध्यान होगा।
कोई कोई चीज रह जाती है, बहुत बार 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 यूज करते रहते, पढ़ाते रहते, कोई चीज ध्यान रहेगी, बट नॉट ऑल। बट उसको अभी आप बोलोगे किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आप बात करो, वो आपको पैराग्राफ से बता देगा उसमें ये चीज है, उसमें ऐसा ऐसा, वर्डिंग से बिल्कुल अच्छी एंड फुल इंटरप्रिटेशन। सिर्फ ऐसा नहीं कि याद कर लिया उसने शब्द, उसका पूरा इंटरप्रिटेशन कर सकता हूं। IFRS बता देगा वो, तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछोगे वो तुम्हारे को बताएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फलाना फलाना उसमें ऐसा दिया है, इसमें IFRS में ऐसा दिया है, इसमें ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड में ऐसा दे दिया, यहां तक वो बता देगा आपको। वो आपको बता देगा इसमें कंपनी लॉ में क्या है करके, यानी एक चीज को हर तरीके से। तो ऐसा बहुत रेयर रहते, मैं तो उसको हमेशा बोलता था यार तू ये क्या टीचिंग कर रहा है, ऑडिट पढ़ा रहा है इंटर वाले बच्चों को, फाइनल वाले बच्चों को, जो तेरी कदर नहीं करते। बच्चे उसकी कदर नहीं करते थे, उसके टैलेंट की क्यों नहीं करते थे? तो रहता बिल्कुल ऐसी अल्लड़, बिल्कुल आएगा पढ़ाने के लिए तो पता चला इधर से शर्टिंग उसकी आधी निकली है, इधर अंदर है। बिकॉज वो ऐसे लोग ऐसे ही रहते, क्योंकि उनके लिए ये सब चीजें कैसा है, अरे कुछ मतलब नहीं है, उनका दिमाग कुछ ना कुछ काम की चीजें करता रहता, सोचता रहता। तो लोगों को उसकी कदर नहीं थी। अब आजकल वो पढ़ाता नहीं है, आजकल वो किताबें लिखने में इतना है। एक ही चीज बोलूंगा मैं, टैक्समैन से मैं जुड़ा, मैंने मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के चैप्टर टैक्समैन को भेजे थे, तो मेरे को टैक्समैन से कॉल आया कि भाई आप हमारे लिए, बोले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की किताब तो हम छापेंगे, आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अकाउंट की तो छापेंगे, लेकिन आप लोगों का जो राइटिंग है बोले इतना अच्छा है कि हम चाहते कि आप, उस समय कारो कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर कारो आया था और टैक्स ऑडिट, बोले दो चीज़ पे हमको किताब की ज़रूरत है, आप लिखोगे क्या? तो आनंद श्रीनिवासन तब मेरे को असिस्ट करता था, मेरा ऑफिस में थोड़े से काम करता था। टीचिंग में किसी वजह से हमने उसको डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया था तभी, बट पेपर सेटिंग, पेपर वैल्यूएशन, ये सब चीज़ों में रहता था। तो मेरे को मालूम था उसका क्या टैलेंट है, तो मैंने उसको बोला आनंद आर यू इंटरेस्टेड, अगर तुम इंटरेस्ट ले रहे होंगे किताब लिखने में तो मैं हाँ बोलता। मेरे पे ना टाइम है, ना मेरा उतना उसका नेचर है कि मैं उतना कंसिस्टेंसी से बैठूं करूं, और मेरा टीचिंग भी बहुत रहता था। आनंद बोला ये सर अपन लिखेंगे, बोले। तो वो किताबें हम दोनों ने मिलके लिखे थे। बाद में मैंने 1 साल 2 साल के बाद मैंने उसको बोला आनंद अब ये किताब तुम ही अपने नाम से कंटिन्यू करो, क्योंकि मैं उसमें कोई खास कंट्रीब्यूशन करता नहीं हूँ। पहली बार लिखते समय वही उसी ने लिखा होगा, उसकी मेहनत थी 95%, मेरा था सिर्फ 5%। जब उसको कोई चीज़ लगती थी वो मेरे पास लाता था, उस पर मैं अपना व्यूज़ देता था, ये करता था, बट बेसिक मेहनत उसी की थी। तो अब उसकी मेहनत में मैं क्यों शेयरिंग करूँ? तो मैंने उसको बाद में फिर बोल दिया, क्योंकि पहले टैक्समैन ने मेरे नाम की वजह से ये किया था, तो मैं किताब के प्रूफ रीडिंग वगैरह करना पड़ता है। जब रेडी हो जाती थी तो वहाँ से फ़ोन आता था, सर आ जाइए 1 दिन के लिए। वो सब इवन एयर फेयर देने को भी तैयार रहते थे, पर सर आ जाइए आप। तो मैं टीचिंग में इतना बिजी रहता था, मैंने बोला मैं आनंद श्रीनिवासन को भेजता हूँ। तो वो नहीं नहीं बोला आप आइए। मैंने बोला आप एक बार देख तो लो उसको, मैं बोला वो बहुत कैपेबल है, वो कर लेगा। तो बड़े मुश्किल से मैंने फिर आनंद को भेजा। उसके बाद आनंद तो पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो गया। मैं कुछ सालों के बाद गया, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर से मेरी बात होती थी, मिस्टर राकेश भार्गव। उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने ही बुलाया था मुझे कुछ दूसरी प्लानिंग के लिए। वो लोग ये ऑनलाइन क्लासेस उस समय सोच रहे थे, अब तो ये बिल्कुल रेगुलर हो गया, उस समय नहीं था। तब मेरे को उन्होंने बुलाया था कि भाई आप ज़रा एडवाइस दीजिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि शर्मा जी, बोले आपने ये क्या बंदा दिए, बोले यानी आनंद को रेफर कर रहे थे, इसको अगर मैं बोले आज बोल दूं कि भाई ये लॉ कल पार्लियामेंट में अपने इसमें पास होगा, तुम इस पे, बोले वो रात भर में किताब लिख के दूसरे दिन मेरे टेबल पे रख देता। बोले यानी ये देखिए, एक इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर उसके बारे में बोल रहा, उसमें है वो टैलेंट। तभी मेरे सामने मीटिंग हो रही थी, उनका जो कॉर्पोरेट लॉ का हेड था उसको उन्होंने कुछ तो भी चीजें बोली कि भाई तुम ये कर लेना वो कर लेना। तो उसका कमेंट क्या था, सर बोले आप मेरे को आनंद मत समझो, मतलब मेरे में आनंद जैसा इतना टैलेंट नहीं है कि मैं ये सब चीजें एक झटके में कर लूंगा। तो रहता है किसी किसी में, पर लोगों को उसकी कदर नहीं थी, क्योंकि ऑडिट पढ़ाता था, लोगों को लगता था अरे ऐसे, लेकिन उसमें टैलेंट बहुत था। आप ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में रहो ना कुछ दिन, आपकी सोच बदलती है, आपको इंस्पिरेशन मिलता है।
तो जब भी आपको कोई ऐसे लोग मिलते हैं, यू शुड फील लकी। बेफिजूल की इधर उधर की बातों की चिंता नहीं करना चाहिए। तो चलिए, आपको कुछ पूछना है कॉस्टिंग में तो बताइए। मैंने आपको पढ़ाई से रिलेटेड भी जनरल चीज़ें बोल दी। फिर मैं अगला चैप्टर की बात करता हूँ। मटेरियल्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, खास करके किसी भी प्रोडक्ट को आप इमेजिन करो तो आपको बड़े आसानी से लगेगा कि प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा लगता होगा, यानी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, उसमें मटेरियल का जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा बहुत ज्यादा होगा, बहुत सिग्निफिकेंट होगा। जैसे आप ये डेस्क बेंच में बैठे हो, आप इमेजिन कर लो कि ये डेस्क बेंच अगर 1500 रुपए में बना है, 1500 में एक सेट बना है, तो इसमें मटेरियल की कीमत सबसे ज्यादा होगी। तो ऑन एनी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट में मटेरियल की जो कॉस्ट होगी, एक ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं कि मान लो कि मे बी 60% टू 70% के आसपास तो मोस्टली रहेगी, 60-70% मटेरियल की कॉस्ट, बराबर। कोई सर्विसेज की भी बात करोगे आप, कोई सर्विसेज आप देते होंगे, तो सर्विसेज में भी मटेरियल का खर्चा काफी हो सकता है, बट कंपैरेटिवली उतना नहीं होगा। हो सकता है सर्विसेज में मटेरियल का जो प्रपोर्शन है वो मे बी 20-30% होगा, ये मटेरियल। बाकी जो रहेगा वो अदर्स। इसका मतलब हो गया, अगर आप कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हो, अगर आप कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हो, अभी बताया कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव, बराबर, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यह है, क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा लग रही है, अगर मैं उसमें थोड़ा भी ध्यान दूंगा तो जो बचत करूंगा वो ज्यादा होगी। जो चीज ऑलरेडी थोड़ी सी है, उसमें बहुत मेहनत करके भी कितना बचा लूंगा। समझ में आ रहे मेरे शब्द? तो इसलिए कॉस्ट कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि भी मटेरियल की कॉस्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि उसको आप अगर कंट्रोल कर लोगे तो मतलब आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करना पॉसिबल हो जाएगा। अगर आप मटेरियल की कॉस्ट में जितना रिडक्शन कर सकते होंगे, अगर आपने कर लिया, तो मतलब आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट में सब्सटेंशियल रिडक्शन हो जाएगा। सेकेंड नंबर जो रहता है लेबर का आता है, लेबर वर्कर के वेजेस वो किसी में भी काफी रहेंगे। वो लेबर या वर्कर का प्रोपोर्शन प्रोडक्ट में ज्यादा रहेगा कंपेयर टू, सॉरी, सर्विसेज में ज्यादा रहेगा कंपेयर टू प्रोडक्ट। मतलब अगर लेबर की बात करूंगा बाद में, तो लेबर किसी प्रोडक्ट को बनाने में हो सकता है 15 से 20-25% लगता होगा, बट सर्विसेज प्रोवाइड करने में लेबर का प्रोपोर्शन 40-50% हो सकता है, बराबर। आप ऐसे ही सोच के देखो, ये क्लीनिंग के लिए भी आजकल सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं, बराबर। या हमारी पूरी प्रीमाइसेस को क्लीनिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, उनके लोग आते हो क्लीनिंग करा के देते हैं, करते हैं। तो आप सोचो कि उनकी सर्विसेज में मटेरियल रखता होगा, क्लीनिंग के डिटर्जेंट और ये वो जो लगते होंगे, है ना, तो थोड़ा बहुत मटेरियल लगता है, लेकिन उनको सबसे ज्यादा खर्चा काहे का लगता है, उनके जो वर्कर है उन लोगों का। तो इसका मतलब प्रोडक्ट में मटेरियल बहुत ज्यादा रहता है, सर्विसेज में लेबर ज्यादा होता है। इसीलिए दो कॉस्ट के एलिमेंट को अपन ज्यादा ध्यान देते हैं फ्रॉम कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू। अब खास करके मटेरियल का कॉस्ट में कैलकुलेशन जो है वो सबसे सिंपल है। मटेरियल कैलकुलेट करना सबसे आसान है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल रहता है, आप आसानी से निकाल सकते हैं, किसी से भी बता सकते हैं कि भाई ये टेबल बनाने में प्लाईवुड कितना लगा, आसानी से मेजर हो सकता है, रेट निकल सकता है, लेमिनेट कितना लगा, है ना,
इसका मतलब मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करना कोई बड़ी चीज नहीं है, मटेरियल की कॉस्टिंग में कोई खास बात नहीं है। असली चीज क्या है, उसके कंट्रोल में। इसलिए इस चैप्टर में अभी जो आप पढ़ने वाले हो वो ऐसा नहीं है कि कॉस्टिंग की कोई टेक्निक्स है, कॉस्ट कैलकुलेशन की। बेसिकली देखोगे वो इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की टेक्निक्स है सर। काय की टेक्निक्स है वो, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की, कि भाई हम चाहते हैं कि इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो हमारी कम से कम रहे, हमारे कंट्रोल में रहे, बराबर। दैट इज व्हाट इज द मेन थिंग यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो इसमें अभी आप पढ़ोगे व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी, मेन चीजें बता दे रहा हूं। तो जैसे आप ये पढ़ोगे, पहले सबसे पहले ईओक्यू बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा उसके। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, इसका फुल फॉर्म इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इन्वेंट्री लेवल्स, इन्वेंट्री के लेवल्स, इसके बाद अपन और भी चीज़ें पढ़ेंगे। ये स्टॉक आउट क्या होता है, इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करने का, मटेरियल की कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें लेने का, बराबर है। वैल्यूएशन की मेथड तो आपने अकाउंट में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फाउंडेशन में फीफो लीफो वेटेड एवरेज पढ़े ना। तो वैल्यूएशन की मेथड्स, स्टोर कार्ड जो आपने ऑलरेडी उसमें पढ़ी हुई है, बराबर। ये मेन चीज़ है। इसके अलावा और छोटे छोटे पॉइंट और है, कुछ थेरेटिकल टेक्निक्स है, वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ें इसमें जो पढ़ने का है आपको, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और लेवल, ये दो के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे आपको। बट इसके अलावा कॉस्ट का कैलकुलेशन है, वैल्यूएशन का जो आपने ऑलरेडी वैल्यूएशन तो पढ़ा ही है, ये चीज़ें भी आपसे एग्जाम में वो पूछ सकते हैं। बाकी की जो टेक्निक्स पढ़ेंगे, बाकी की जो चीज़ें पढ़ेंगे वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसमें ज़्यादा है। तो पहला पॉइंट ध्यान में ला लो कि अभी ये जो हम पढ़ना शुरू करने वाले, ये बेसिकली इन्वेंट्री की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल में रखना उससे कनेक्टेड है। खास करके पहले दो पॉइंट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और लेवल्स। तो अभी मैं पहले आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है, फिर वो फॉर्मूला कहाँ अप्लाई नहीं हो सकेगा वो बाद में देखेंगे, बराबर। पर मतलब क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है, तो उसके लिए पहले मैं आपको कुछ जनरल बोल रहा हूँ, जनरल एक आइडिया देने के लिए, उसको आप समझो, जवाब दे सकते हो कि भाई ये मेरा ईयर है, मान लो कि इसमें मुझे कोई पर्टिकुलर आइटम है, ये जो भी कैलकुलेशन करोगे इन्वेंट्री के सब एक एक आइटम पे करोगे आप, और आपके पास बहुत सारे आइटम हो सकते हैं, समझ रहे हैं, आपके पास बहुत सारे आइटम हो सकते हैं, रॉ मटेरियल के भी हो सकते हैं, फिनिश गुड्स के भी हो सकते हैं। आप ख्याल करो, आपको अकाउंट्स में इन्वेंट्री चैप्टर में भी मैंने बोला था कि ये जो आप बना रहे स्टोर कार्ड, स्टोर लेजर, ये एक आइटम का बना रहे, ऐसे हजारों आइटम होंगे, ये तब भी बोला था। तो ये जो आप कैलकुलेशन करोगे, ये एक एक आइटम का कैलकुलेशन कर रहा है, ऐसे बहुत सारे आइटम होंगे आपके। तो ये एक आइटम की मैं बात कर रहा हूं कि मान लीजिए कि मेरे को एनुअली उस आइटम का जो रिक्वायरमेंट है वो 12,000 यूनिट का है, 12,000 यूनिट मेरे को साल भर में लगती है। तो बताइए कि क्या पूरी 12,000 यूनिट यहां पे खरीद लूं मैं डे वन में? अब क्या फर्क पड़ता भाई, क्या नुकसान होगा इससे, क्या प्रॉब्लम है इसका? फायदा भी तो है, एक ही बार खरीदने की मेहनत करना पड़ेगा, तो खरीदने के लिए जो जो एफर्ट्स करने पड़ते हैं उसमें भी पैसा लगता है, उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या बोलेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए, जैसे कि आपका स्टोर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट की रिक्विजिशन वगैरह बनाएगा, वो लिख के भेजेगा ये वाला मटेरियल चाहिए हमको, बराबर।
फिर आप क्या करोगे, उसके कौन कौन से सप्लायर है उनसे कोटेशन मांगोगे कि भाई ABC 3-4 लोगों से कोटेशन मांगा, फिर आप उनकी कंपैरिजन करोगे कि इसमें से कौन सा सप्लायर बेस्ट होगा, उनसे बार्गेनिंग वगैरह करोगे, फिर उनको ऑर्डर प्लेस करोगे। ये सब प्रोसेस में भी तो पैसा लग रहा है, इसको बोलेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो अगर मैंने एक बार में ही माल खरीद लिया तो एक ही बार खर्चा करना पड़ा, बराबर। लेकिन ये 12,000 यूनिट एक दिन में कंज्यूम होने वाली है क्या? ये धीरे धीरे कंज्यूम होने वाली है। इसका मतलब अगर मैं इसको एक ऐसा लेवल बनाऊं, ये आपका टाइम, ये टाइम की डंडी हो गई, ये समझ लो 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसा समझ लो, बराबर। ये टाइम की एरो हो गई, टाइम की डंडी हो गई। और इधर समझ लो ये इन्वेंट्री का लेवल हो गया, स्टॉक का लेवल, बराबर। ये आपका स्टॉक या इन्वेंट्री, और ये आपका टाइम है, ईयर है, 1 साल पूरा, समझ लो। ये आपके एक एक मंथ की मैंने ऐसा मार्किंग कर दिया। अब मैंने 12,000 यूनिट खरीद लिया, मतलब मेरे पास मान लो इतना माल आ गया। अब इसको मेरे को 12 महीने में कंज्यूम करना है, तो थोड़ा थोड़ा कंजम्पशन रोज होगा। इसका मतलब 1 महीने में इसमें थोड़ा स्टॉक कम हो जाएगा, दूसरे महीने में और कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, ऐसे होते होते यहां आके वो खत्म होगा। तो अगर मैं बोलूं कि भाई आपके पास स्टॉक कितना रहता था, स्टॉक कितना था, स्टॉक का बैलेंस, क्वांटिटी, तो बताइए कि 365 दिन में ये स्टॉक बार बार बदला कि नहीं बदला? बदला ना, रोज बदल रहा है। तो अगर मेरे को कोई कैलकुलेशन के लिए चाहिए कि स्टॉक कितना था, तो ये 365 फिगर अगर मैं किसी को दूंगा तो बेचारा क्या करेगा, वो 365 फिगर देख के उसको तो समझेगा भी नहीं कि क्या था स्टॉक का, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, इनका एवरेज देखते हैं। तो हम लोग कैलकुलेशन में बहुत सारे जगह, खास करके कॉस्टिंग में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी देखना, हम एवरेज वाले प्रिंसिपल पे काम चला लेते हैं, उससे काम चल जाता है। तो इन्वेंट्री का लेवल शुरू में बहुत ज्यादा था, यानी 12,000 पे था, और धीरे धीरे वो घट करके 0 हो गया। तो 12,000 से एक महीने में मान लो 11,000 पे आया, फिर दूसरे महीने में 10,000 पे आया, फिर तीसरे महीने में 9,000 पे आया, ऐसे करते करते 0 पे आ गया। तो इसी का अगर एवरेज बोलना है तो अपन बोलेंगे एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री, तो अपन बोलेंगे 12,000 प्लस 0, दोनों एक्सट्रीम को ले लिया, 12,000 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, 6,000 ऑन एन एवरेज स्टॉक था। स्टैटिस्टिक्स मैथ्स पढ़ते हो ना, एवरेज का कंसेप्ट तो वहां से सीखा हुआ रहना चाहिए। फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको कि भाई जब मैं बोलता हूं कि मेरी एवरेज इन्वेंट्री 6,000 है साल भर के लिए, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि साल भर 6,000 था। मैं बोल रहा स्टॉक तो घटता बढ़ता है, कभी ज्यादा था कभी कम था, लेकिन ऑन एन एवरेज वो 6,000 था। अब देखिए एक्चुअल में इन्वेंट्री मेरी 12,000, फिर मान लो कि भी रोज का 50-50 यूनिट पकड़ लो कि कम हो रहा होगा, 40 यूनिट 50 यूनिट, तो 12,000 से थोड़ी कम होंगी, फिर थोड़ी कम होंगी, फिर थोड़ी कम होंगी। इसका मतलब एक्चुअल स्टॉक तो रोज अलग अलग था, लेकिन अगर मैं वो एक्चुअल का फिगर बताऊंगा आपको तो यहां पे 250-300 फिगर तैयार हो जाएंगे। क्या कर लोगे उस फिगर को देख के, क्या आइडिया आएंगे आपको, क्या जजमेंट आएगा आपको? कुछ नहीं आएगा। पर ये एक फिगर को देख के अब मैं बात कर सकता हूं। तो मैं बोलूंगा ऑन एन एवरेज मेरे पास 6,000 का माल, 6,000 इन्वेंट्री है, 6,000 स्टॉक है। अब सोच के देखिए, इतना सारा स्टॉक आपके पास है तो रखने के लिए गोडाउन बड़ा लगेगा, गोडाउन का किराया लगेगा, फिर इतना सारा माल है तो खराब होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, टूट फूट होने की पॉसिबिलिटी, चोरी जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर इतना माल खरीदा तो पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, तो उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा। इसका मतलब मैंने एक बार में खरीद लिया तो मेरे को ऑर्डर करने का खर्चा
जिसको अपन ने बोला ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो तो बहुत कम लगी क्योंकि एक ही बार खर्चा करना पड़ा, है ना। लेकिन इन्वेंट्री को कैरी करने का खर्चा, इन्वेंट्री को रखने का खर्चा, बराबर, उसको पूरे को मिला के जो जो मैंने अभी गिनती लगाया, क्या क्या बताया आपको कि भाई उसको रखने का खर्चा, उसके नुकसान जो होंगे बिकॉज आपने बहुत ज्यादा माल रखा है, और उस पर जो इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा लगेगा, इस सबको मिला के अपन नाम देते कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरी करने का खर्चा। होल्डिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री होल्ड करने का खर्चा। तो ये कैरिंग कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाएगी, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो फिर इसको छोड़ देते अपन, नहीं खरीदते 12,000। फिर क्या करना, तो मान लीजिए कि भाई रोज का रिक्वायरमेंट है मेरा, कि भाई मेरा रोज का रिक्वायरमेंट है 30-40 यूनिट का, बराबर। अब मैं रोज अगर 40 यूनिट खरीदूं और बेच दूं, फिर दूसरे दिन 40 यूनिट खरीदूं फिर बेच दूं, फिर तीसरे दिन 40 यूनिट खरीदूं फिर बेच दूं, या रॉ मटेरियल होगा तो कंज्यूम कर लूं फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो नंबर 1 तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये वहां कर सकते हैं आप जब आपको अपने लोकल एरिया से ही खरीद के लाना होगा तो। लेकिन अगर आपका आइटम ऐसा है कि आपको तो कहीं दूर से खरीद के लाना है, तो ये तो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होगा, बट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वही चीज होगी जो प्रैक्टिकली फिजिबल होगी। पर अभी मैं एक जस्ट 2 एक्सट्रीम बता रहा हूं आपको। पूरा माल एक दिन में खरीद लिया, साल भर का रिक्वायरमेंट, तो क्या होता है, और थोड़ा थोड़ा रोज रोज का रिक्वायरमेंट खरीदा तो क्या होता है। अब देखो, मैं 40 आइटम खरीदता हूं, शाम तक कंज्यूम कर डालता हूं या बेच देता हूं, मतलब एज सच मेरे को इन्वेंट्री रखने का कोई खर्चा ही बोल सकते हैं आप प्रैक्टिकली नहीं लगेगा, क्योंकि जो उसको पे करके आया था शाम तक तो मेरे को रियलाइज भी हो गया। इसका मतलब मेरे को कोई इंटरेस्ट का भी बर्डन नहीं आ गया, मेरे को कोई रखने की भी जगह नहीं, क्योंकि जहां बैठा हूं वहीं से माल बेच दूं। मतलब एक तरह से कैरिंग कॉस्ट जो रहेंगी, जीरो बोलो या बिल्कुल ही नॉमिनल रहेगी। बट ऑर्डर करने का खर्चा, रोज आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, आने जाने का खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा आपको, रोज जाने आने का। इसका मतलब ऑर्डरिंग का खर्चा आपका क्या होगा, अब 300 बार हो जाएगा, 300 टाइम्स आपका खर्चा हो जाएगा, समझ रहे। एक आधा बोलेंगे अरे सर तो वो ईयर में 365 दिन रहते हैं, सर बोल रहे 300, छुट्टी उट्टी रखेंगे कि नहीं रखेंगे, है ना, तो इसलिए 300। तो 300 बार आपको ये खर्चा करना पड़ेगा आने जाने का, यानी ऑर्डरिंग का खर्चा 300 बार। अब मुझे बताइए कि डज इट मेक एनी डिफरेंस कि भी मेरा ऑर्डरिंग का खर्चा कम है पर कैरिंग का ज्यादा, कैरिंग का कम है बट ऑर्डरिंग का ज्यादा, आपको कोई इससे फर्क पड़ता, या आप इस बात में इंटरेस्टेड रहोगे कि भी दोनों मिला के बताओ कितना खर्चा हो रहा। खर्चा तो दोनों आप ही के पॉकेट से होने वाला, ये वाला बढ़ा के इसको बचा लिया तो कौन सा तीर मार दिया, है ना। अब इसको कम करके इसको बढ़ा दिया तो कौन सा तीर मार दिया। अपने को क्या इंटरेस्ट रहेगा, दोनों मिला के बताओ मेरा खर्चा सबसे कम किस पे होगा। अभी अपन काय की बात करें, एक बार में कितना खरीदना, समझ रहे, अपन अभी काय की बात करें, एक बार में कितना खरीदना, तो इसी को बोलते हैं, क्या है ये, रीऑर्डर क्वांटिटी। क्या है ये, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो अगर आपने डिसाइड किया कि 12,000 रीऑर्डर क्वांटिटी, तो एक ही बार खरीदना, ऑर्डरिंग का खर्चा एक ही बार लगेगा, बट फिर इतनी सारी इन्वेंट्री आपके पास रहेगी, उसको कैरी करने का खर्चा आपके सर पे बैठेगा। दूसरा रास्ता है कि आप ऑर्डरिंग क्वांटिटी 40-40 यूनिट बना लो। अब 40-40 यूनिट खरीदोगे आप, तो आपको साल भर में 300 बार खरीदना पड़ जाएगा, तो आपको इन्वेंट्री कैरी करने का खर्चा तो बिल्कुल कम लगेगा, बट ऑर्डरिंग का खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये जो मैंने बोला 12,000 एक बार में खरीदना, ये रीऑर्डर क्वांटिटी हो गई। रीऑर्डर कितने बार आपको ऑर्डर करना पड़ता है ना, हर बार, वो ऑर्डरिंग साइज है। क्या बता रहा है, ऑर्डर साइज, हाउ मच टू बाय इन वन लॉट, एक बार में कितना खरीदना। तो ये रीऑर्डर क्वांटिटी क्या बताता है आपको, हाउ मच, कितना एक बार में खरीदना। तो अपन ने बोला दूसरा रास्ता 40-40 खरीदो,
पर इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें ऑर्डरिंग का खर्चा बढ़ गया, कैरी करने का खर्चा तो बच गया, ऑर्डरिंग का बढ़ गया। दैट ऑर्डर साइज एट विच द टोटल कॉस्ट इज लोवेस्ट इज नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। समझ रहे? जिस ऑर्डर साइज में टोटल खर्चा, क्योंकि आपने देखा 12,000 के साइज में एक खर्चा ज्यादा दूसरा का, और 40 के साइज में दूसरा खर्चा ज्यादा पहला वाला का। हमको तो दोनों खर्चे ही है ना, पॉकेट से तो दोनों हमारे जा रहे हैं, तो हमको तो मतलब इसमें है कि दोनों मिला के बताओ, एक एक मत बोलो कि ये वाला बचा लिया, ये वाला बचा लिया बता रहे हैं ना, उसके चक्कर में दूसरा बढ़ा दिया, क्या मतलब है ना? तो हम चाहते हैं दोनों मिला के। तो दैट साइज एट विच बोथ द कॉस्ट टुगेदर और ऑल द कॉस्ट इज लोवेस्ट इज नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर क्वांटिटी में क्या फर्क है? रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी, एक बार में कितना ऑर्डर करना, वो आपने कैसे भी निकाला हो सकता है, उसमें खर्चा कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसी को अगर आपने साइंटिफिकली कैलकुलेट किया तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट लेवल या दैट साइज ऑफ द ऑर्डर एट विच बोथ द कॉस्ट टुगेदर, दोनों मिला के लोवेस्ट है। मतलब ये हुआ, अभी कैलकुलेशन अपन बाद में करेंगे क्योंकि उसके लिए पूरा डाटा चाहिए, मैंने लिखा ही नहीं है, मैं जस्ट एक आपको मैंने बता रहा हूं, मैं जस्ट आपको एक कंसेप्ट का आइडिया दे रहा हूं। तो इसमें अपने लिए रिलेवेंट क्या थी? ऑर्डरिंग का खर्चा, कैराइंग का खर्चा, और कितना माल चाहिए, क्योंकि 12,000 जैसे मैंने बोला उसके हिसाब से निकलेगा ऑर्डर का साइज। तो ये तीन एलिमेंट जो दिख रहा है, एनुअल रिक्वायरमेंट, ऑर्डरिंग की कॉस्ट, कैराइंग की कॉस्ट, इस पे से मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मेरे को क्वांटिटी कैलकुलेट करके देगा, उसको बोलूंगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक समझाने के लिए बोल रहा, मान लो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट हुई है 2,000, इसका मतलब आप एक बार में 2,000 का ऑर्डर प्लेस करना। तो बताइए साल में कितने ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? वेरी गुड, 12,000 खरीदना है, एक बार में 2,000, तो 12,000 डिवाइड बाय 2,000, 6 ऑर्डर करना पड़ेगा, यानी ऑर्डरिंग का खर्चा जो भी रहेगा 6 बार करना पड़ेगा। अब मेरी इन्वेंट्री के बारे में सोचो, स्टॉक के बारे में, ये जो आपको दिख रहा है 12,000 नहीं रहेगा अब ये, मैं कितना खरीद रहा, 2,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक समझने के लिए मान लो कि 2,000 का लेवल ये है, ये 2,000 का लेवल है, ठीक है। अब मैं इसको 2,000 को ऐसे कंज्यूम करते करते आऊंगा, 2 महीने में खत्म, फिर से 2,000 यूनिट आ जाएंगी, क्योंकि 2,000 का ऑर्डर फिर से जाएगा, 6 बार ऑर्डर करने वाले आप, है ना। फिर से ये स्टॉक ऐसा बढ़ गया, फिर से मैं इसको कंज्यूम करते जाऊंगा, फिर नीचे ऐसे आएगा, फिर से ये 2,000 आएगा, फिर से ये कंज्यूम होगा। समझ में आ रही मेरी बात? अब बताइए, इसमें जो स्टॉक का लेवल है आपका 2,000 से ज्यादा नहीं है, पर 0 से कम तो नहीं रहेगा। इसका मतलब आपका जो स्टॉक है 2,000 से धीरे 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 0 पे आता, फिर से 2,000 आ जाता, फिर से धीरे धीरे। इसका मतलब अगर ऑन एन एवरेज बोलना है, बदल तो रोज रहा, बट मेरे को रोज रोज के फिगर देके मैं कर क्या लूंगा? तो मेरे को एक एवरेज नंबर दे दो। एवरेज इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट होल लॉट। एवरेज क्या रहता है? उसका रिप्रेजेंटेटिव रहता है, यानी जो बात आप इंडिविजुअली एक एक पे करने वाले, वही बात आप एवरेज पे कर सकते हो विथ इक्वल रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मेरे को कैराइंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है, सिंपल एग्जाम्पल कि भी मेरे को उसका किराया या इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो भाई शुरू में मेरा 12,000 यूनिट एक दिन के लिए है, तो 12,000 का मेरे को खर्चा लगेगा। दूसरे दिन 40 यूनिट कम हो गई तो मेरे को किराए की जगह कम लगी। ऑफ कोर्स उतनी छोटी छोटी जगह नहीं रहेगी, बट एक समझने के लिए, मतलब मेरे को जगह भी कम लगेगी। मेरा 40 यूनिट का पेमेंट हो गया तो मेरे को इंटरेस्ट का बर्डन भी नहीं लगेगा, क्योंकि 40 यूनिट का पैसा आ गया मेरे पास, है ना। अगले दिन और 40 कम हो जाएंगी, यानी मेरा खर्चा और कम होगा। अब ऐसे आप अगर साल के 300 कैलकुलेशन करोगे कि पहले दिन इतना, फिर दूसरे दिन इतना, फिर तीसरे दिन, कोई मतलब है क्या इसका? तो इसीलिए अपन एवरेज का कंसेप्ट अपनी पूरी पढ़ाई में लगाते हैं, हर जगह अपन देखते हैं। तो इसमें अपन क्या बोलेंगे, एवरेज स्टॉक कितना है
2000 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 1000 का एवरेज स्टॉक है। क्या स्टॉक है? 1000। अब पहले एवरेज स्टॉक कितना था? 6000। तो पहले 6000 यूनिट साल भर रख रहे, इतना खर्चा लगता था। अब 1000 यूनिट साल भर रख रहा, इतना खर्चा लगेगा। तो मेरा इंटरेस्ट का पैसा बचेगा, मेरा जगह का किराया बचेगा, और थोड़ा माल है तो मैं केयर भी ले पाऊंगा, तो उसका खर्चा ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब दिस इज द बेस्ट साइज, इट इज द ऑप्टिमम साइज ऑफ ऑर्डर। तो ईओक्यू क्या बताता है आपको? हाउ मच टू बाय का आंसर है ये। ईओक्यू आपको जो बताता है, ये ईओक्यू बताता है हाउ मच टू बाय, हाउ मच टू बाय, यानी एक बार में कितना खरीदना, ये बताता है ईओक्यू। उसका जवाब है। इसको साइंटिफिकली यानी प्रॉपर फॉर्मूले से कैलकुलेट किया तो उसको ईओक्यू बोलेंगे। और आपने ऐसे ही फिक्स कर लिया कि भाई हम 1000 खरीदेंगे हर महीने में, हम 1500 खरीदेंगे, तो ऑर्डर क्वांटिटी हो गई। ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी, ऐसा नाम बोलेगा। और साइंटिफिकली कैलकुलेट किया तो उसी ऑर्डर क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ कि इस लेवल पे, यानी ये वाला ऑर्डर साइज अगर आप फॉलो करोगे तो जो भी खर्चा आपको लग रहा है इन्वेंट्री का, दैट इज लोवेस्ट, वो सबसे कम है। अब आप ऑर्डर साइज इससे ज्यादा रखो, कैलकुलेट करके देखने का, आपका खर्चा बढ़ जाएगा। आप ऑर्डर साइज से कम रखो, कैलकुलेट करके देखना, आपका खर्चा बढ़ जाएगा। दैट मीन्स दिस इज द बेस्ट साइज, ये होता है। तो ये आपकी, मैंने बोला ना कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले? कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। तो जब आप ईओक्यू फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कैराइंग का खर्चा, ऑर्डरिंग का खर्चा, ये ऑप्टिमम रहेगा, मतलब ज्यादा नहीं रहेगा, ये लोएस्ट लेवल पे रहेगा। समझ गए? किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हो। प्रॉब्लम अपन कल देखेंगे, फॉर्मूला अपन कल देख लेंगे, लेकिन उसमें ये 3 ही एलिमेंट रहेंगे: एनुअल रिक्वायरमेंट, ऑर्डरिंग का खर्चा और कैराइंग का खर्चा। ठीक है? किसी को कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सो चलिए, अभी तो खैर आपका ब्रेक रहेगा। ब्रेक के बाद फिर हम अकाउंट्स का लेक्चर शुरू करेंगे 9:30। ओके।